थैंक यू। मिलेगी ना, क्यों नहीं मिलेगी, वरना आप मुझे याद कैसे करोगे? सर सही है आपका स्विंग और फिबोनाची भी आना है सर। सॉरी, आई वांट टू जॉइन स्विंग एंड फिबोनाची। सर ज्वाइन कीजिएगा, मैं पर्सनली रेकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है, पर्सनली रेकमेंड करता हूँ। और मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, विपिन आनंद साहब ऑलरेडी आपके दिल्ली के ही रहवासी अवेलेबल है, पूछ लीजिए कैसा था, ठीक, अभी नहीं। सर यू डोंट नीड टू गिव योर वो क्या आपको सर अपने आप का वो देने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में सर ऑलरेडी प्रूवन टेस्टेड हो। मैं पर्सनली जिन लोगों ने सपोज बेसिक टू एडवांस ज्वाइन किया है ना सर, उनको मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि ज्वाइन कीजिएगा, मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि एक बार जब मेरे से आप कनेक्ट होते हो ना, जब हम लोग 2, 2.5, 3 महीना तक सब कनेक्ट रहते हैं ना, तो एक बॉन्डिंग बन जाता है। तो सपोज मान लो कि भाई मैं ऐसा चाहता हूँ कि भाई हाँ आप ये करेंगे तो आप मुझे सपोज मान लो कि आपका एक नॉलेज बढ़ेगा इसमें। फाइन, सो ओके ओके, एक बार स्क्रीन आ जाए ना आपके नजर स्क्रीन पे, मुझे बताइएगा बस। आ गया? यस सर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फाइन, सो बोलिंगर बैंड्स का ये सेशन, पहली चीज बोलिंगर बैंड्स आज हम देखेंगे कि बॉस पहले तो क्या क्या होता है, ये इंडिकेटर है या ऑसिलेटर है, किसने बनाया था, ओके, उसके बाद एक ही मिनट, किसने बनाया था, क्या हेल्प करेगा, कौन से मार्केट पे करेगा, कौन सी टाइम फ्रेम पे करेगा, कौन कौन से स्क्रिप्ट पे करेगा, कौन कौन से अंडरलाइन सिक्योरिटी पे करेगा, यानी कि करेंसी पे भी करेगा, उसके बाद कमोडिटी पे करेगा, उसके बाद देखा जाए तो स्टॉक पे करेगा, इंडाइसिस पे करेगा, सब पे करेगा, सब पे करेगा। तो सेकंड, कोई लोग ये बोलते हैं ठीक है कौन कौन सी टाइम फ्रेम पे करेगा, तो भाई कोई भी टाइम फ्रेम पे ले लो, कोई भी टाइम फ्रेम पे ले लो, ये आपको हेल्प करेगा, कोई भी टाइम फ्रेम पे ले लो, ये आपको हेल्प करेगा। फाइन, तो बिफोर स्टार्ट्स ये किसने इन्वेंट किया था उसके बारे में थोड़ा, जॉन बोलिंगर जिसका नाम है, ठीक है, क्रिएटर ऑफ द बोलिंगर बैंड्स। क्रिएटर ऑफ द बोलिंगर बैंड्स का मतलब क्या होगा बॉस, किसने ये क्रिएट किया था, कब क्रिएट किया था, 1980 में किया क्या, 1980 में क्रिएट किया था। अभी 1980 में क्रिएट किया था, यानी कि ऑलमोस्ट 40 साल पहले क्रिएट किया था। आज भी 40 साल के बाद आज भी ये ऐसे ही आपको हेल्प कर रहा है, ऐसे ही आपको हेल्प कर रहा है। सो इट इज ए टाइप ऑफ इंडिकेटर, ठीक है, जो मॉर्निंग में हमने बताया ना कि बस इंडिकेटर्स भी होते हैं और ऑसिलेटर्स भी होते हैं, जो चार्ट के ऊपर लगेंगे, जो चार्ट्स के ऊपर लगेंगे वो इंडिकेटर कहलाएंगे, और जो चार्ट्स के पैरेलल लगेंगे वो ऑसिलेटर कहलाएंगे। यानी कि बोलिंगर बैंड्स, एमएसईडी सॉरी बोलिंगर बैंड्स, मूविंग एवरेज, फिबोनाची, पिवोट पॉइंट्स, ये सारी जो है वो इंडिकेटर्स है। क्यों इंडिकेटर्स है, क्योंकि वो चार्ट्स के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई होते हैं। और एमएसईडी, आरएसआई, वॉल्यूम के कोई भी इंडिकेटर्स, उसके बाद डीएमआई, एटीआर, स्टोकेस्टिक्स, ये सारे ऑसिलेटर्स है। क्यों ऑसिलेटर्स है, क्योंकि ये चार्ट के पैरेलल जो है, पैरेलल सपोज मान लो अप्लाई होते हैं। So it is a type of chart indicator for technical analysis and have become widely used by the traders in many market, including stock, futures, currencies, commodities। यानी कि आपको समझ में आ गया अभी, कोई ये बोले ये ऑप्शन पे चलेगा तो हाँ भी चलेगा, कोई फ्यूचर पे चलेगा चलेगा, इंडाइसेस पे चलेगा चलेगा, बैंक निफ्टी निफ्टी सेंसेक्स पे चलेगा चलेगा, कोई भी स्टॉक्स पे चलेगा चलेगा, सब पे चलेगा। The bands offer unique insight into price and volatility. In fact, there are a number of use of Bollinger Bands, such as determining overbought and oversold level as a trend following tool and for the monitoring of the breakouts। यानी भाई आपको ये सिर्फ इतना ही हेल्प नहीं करेगा, इसके साथ साथ वो आपको प्राइस और वोलेटिलिटी का पर्टिकुलर रिलेशन बताएगा। प्राइस और वोलेटिलिटी का रिलेशन का मतलब क्या हुआ, कोई भी स्टॉक्स में अगर मान लीजिए आप एंट्री करो और उसके बाद उसमें वोलेटिलिटी नहीं है, इसमें वोलेटिलिटी नहीं है, उसका मतलब क्या हुआ, आपने एंट्री तो ले ली है लेकिन भाई उतार चढ़ाव जो है वो नहीं आ रहा। यानी कि
आपने किसी में एंट्री ले ली लेकिन उसका प्राइस बढ़ नहीं रहा है, एप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, आपको गेन नहीं मिल रहा है, तो आपको गेन नहीं मिल रहा है तो होगा क्या, आपको ऐसा लगेगा ना कि कहीं ना कहीं सपोज मैंने जो एंट्री ली है वो स्टॉक्स एप्रिसिएशन नहीं दे रहा है। तो ये हमें प्राइस और वॉलेटिलिटी के बीच में रिलेशन बताएगा। कैसे बताएगा बताऊंगा मैं आपको आगे। There are number of use of Bollinger Band such as determining overbought position, कि भाई ओवरबोट पोजीशन पे है या ओवरसोल्ड पे है, तो वो भी हमें समझ में आ जाएगा कि बस ये हमें ओवरबोल्ट और ओवरसोल्ड कैसे दिखाएगा। और सेकंड एज ए ट्रेंड फॉलोइंग टूल जो है वो भी हमें ये हेल्प करेगा। ट्रेंड फॉलोइंग टूल का मतलब क्या हो गया, किसी को यही पता नहीं चलता कि योग मुझे सब कुछ समझ में तो आता है लेकिन कौन सा ट्रेंड चल रहा है या ट्रेंड कब चेंज हो गया वो मुझे पता नहीं चला, या मेरा एग्जिट कब था वो मुझे पता नहीं चला। मैंने एंट्री तो ले लिया, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ मान लीजिए या मीडियम टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैंने ये सपोज मान लीजिए प्राइस जो है वो प्राइस 1000 रुपए में लिया था, उसके बाद वो 1225 हुआ, लेकिन अभी वो 700 रुपए पे हो गया, लेकिन मुझे एग्जिट कहाँ पे करना था ना वो मैं समझ ही नहीं पाया। तो ये हमें इसमें भी हेल्प करेगा कि आपका एग्जिट कहाँ पे ट्रेंड ने अपना डायरेक्शन चेंज किया और अभी वो आपको बता रहा है कि भैया अभी आप निकलो यहाँ से क्योंकि ये डायरेक्शन चेंज हो चुका है। ऑन सेकंड बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट्स, यानी कि कोई ये बोलते हैं ना कि ये स्टॉक सपोज मान लो 3 महीने पहले तो करीब सपोज मान लो 100 रुपए पे थे यहाँ, और आज देखो 140 150 160 पे हो चुका है या डबल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं उसने ब्रेकआउट्स के बाद जो है बहुत सारा सपोज मान लो गेन किया, तो हमें ये भी बॉलिंगर बैंड्स बताएगा। सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है www.bollingerbands.com। अभी जिसने ये बॉलिंगर बैंड क्रिएट किया है ये इसकी ही वेबसाइट है, वेबसाइट्स के ऊपर मैं आपको लेके जाता हूँ। ठीक है, दिख रहा है वेबसाइट आ गया, जो फोटोग्राफ वहां पे था यही फोटोग्राफ यहाँ पे है वेबसाइट्स पे। एक बार मैं ये यूआरएल जो है वो मैसेज में डाल देता हूँ, आप अपने आप पे कॉपी कर लीजिएगा और स्टडी कीजिएगा। जिसने ये सपोज क्रिएट किया है उसने ही अपना वेबसाइट डेवलप किया है www.bollingerbands.com। ये सारी चीजों में सिर्फ आपको यहाँ पे जाना है, सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी तो बीबी प्लेटफॉर्म्स है, मार्केट टाइमिंग चार्ट्स है, अबाउट अस है, बीबी प्रोडक्ट्स है, ये सारे इसके सपोज मान लो सेलिंग टूल्स है। जो इंफॉर्मेशन है ना वो इंफॉर्मेशन सारी यहाँ पे है, इंफॉर्मेशन सारी बोलिंगर बैंड्स में है। और आपको इसमें क्या सपोज मान लीजिए पढ़ना है, क्या पढ़ना है आराम से जब भी टाइम हो तब पढ़िएगा। बोलिंगर बैंड्स के रूल्स दिख रहा है, सेकंड वीडियो आर्टिकल इंटरव्यूज, ठीक है, बोलिंगर बैंड्स रूल्स ये वाली चीज। तो ये बोलिंगर बैंड्स के क्रिएटर का वेबसाइट है जिसने बोलिंगर बैंड्स के रूल्स दिए हुए करीबन आई थिंक 25 से ज्यादा है, एक बार मैंने पढ़ा था पूरा बोलिंगर बैंड्स के रूल्स है वो सारे 25 से ज्यादा रूल्स है, तो आपको वो देखना है। एक ही मिनट आप देखिएगा इसमें 25 या हाँ ये रहा बोलिंगर बैंड्स रूल, ये आपके सामने जो स्क्रीन जा रहा है 22 जो है 22 रूल्स है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक बार आप आराम से पढ़ लीजिएगा, हम देखेंगे आज सारी चीजें देखेंगे। हो सकता है ये 22 रूल्स में से कुछ मैंने कवर ना किए और कुछ छूट जाए मेरे से, तो ये जो क्रिएटर का वेबसाइट है वो आपको हेल्प कर देगा कि कोई भी चीज आपसे छूटेगी नहीं। तो बढ़िया वेबसाइट्स है, आप फॉलो कीजिएगा, मैं भी करता हूँ कभी कभी। सपोज मुझे बॉलिंगर बैंड्स में थोड़ा मुझे भी सपोज माइंड में रिफ्रेश चाहिए ना, तो मैं उनकी वेबसाइट पढ़ लेता हूँ कि भाई चलो आज वापस सपोज मान लो वेबसाइट उसकी प्रीफर कर लेते हैं। फाइन। So Bollinger was not the first to research on the moving average। यानी कि पहली चीज बॉलिंगर बैंड्स है क्या, ठीक है, मैं इतना सारा बॉलिंगर बैंड्स के बारे में बोल रहा हूँ तो है क्या। जब चार्ट्स पे हम लगाएंगे तो ऐसी लाइंस आ जाएगी, जब चार्ट्स पे हम लगाएंगे तो ऐसी लाइंस आ जाएगी, और जो जिसको हम अपर बैंड और लोअर बैंड बोलेंगे, और बीच का जो आपका ये लाइन जा रहा है ना ग्रीन लाइन, मान लीजिए वो मूविंग एवरेज है, मान लीजिए ये 20 का मूविंग एवरेज है। तो
कहना क्या चाहते हैं, ठीक है, कि बस बोलिंगर यानी कि ये भाई साहब जॉन बोलिंगर वाज नॉट द फर्स्ट टू रिसर्च ऑन द मूविंग एवरेज, यानी कि ये पहले भाई साहब नहीं थे जिसने मूविंग एवरेज पे रिसर्च किया। लेकिन क्या यूनिक था जो सपोज मान लो जॉन बोलिंगर इतने सपोज फेमस हो गए और बोलिंगर बैंड इतना फेमस हो गया कि वो पर्टिकुलर यूनिकनेस जो है वो यहाँ पे है। However, he was unique in taking the idea one step further by adding bands above and below the moving average line to define upper and lower rates boundary. वापस मैं आपको बताता हूँ. However, he was not unique. He was unique in taking the idea one step further by adding bands above and below the moving average to define upper and lower rate boundary. उसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, उसका मतलब मैं आपको डायरेक्टली चार्ट्स पे बता रहा हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी धीरे 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 हमारा ये सेशन एकदम प्रैक्टिकल लर्निंग्स के ऊपर चला जाएगा। धीरे धीरे ये पूरा प्रैक्टिकल लर्निंग्स के ऊपर चला जाएगा। एक बार स्क्रीन आ जाए तो मुझे बताइएगा। investing.com फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है। मैं करीबन सपोज मान लो 2013 से यूज कर रहा हूँ, यानी 9 साल से यूज कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ और बढ़िया वेबसाइट है। आप ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हैं, आप ये यूज करें, ठीक है, बढ़िया वेबसाइट है। ट्रेडिंग व्यू में मेरे ख्याल से फ्री वर्जन में कुछ लिमिटेशंस है, इतने इंडिकेटर लगा सकते हैं, उतने इंडिकेटर लगा सकते हैं, इसमें ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। तो अगर आपको बॉलिंगर बैंड्स चाहिए तो आपको सेटिंग्स के बाजू का जो आइकॉन है, जो मॉर्निंग में मैंने बताया था, आपको वहां पे जाना है और BO बॉलिंगर बैंड्स आपको सिर्फ इतना टाइप करके ये लगा देना है। तो जॉन बॉलिंगर जो है वो पहले नहीं थे कि जिसने मूविंग एवरेज के ऊपर रिसर्च किया, लेकिन इसकी यूनिकनेस क्या थी, जॉन बॉलिंगर की यूनिकनेस क्या थी कि इसने ये जो लाइन ड्रॉ किया ना बॉलिंगर बैंड। एक मिनट, पीछे किसी का आवाज आ रहा है। फाइन, ओके। तो उनकी यूनिकनेस ये थी कि जो मिडल लाइन जा रहा है वो 20 का सिंपल मूविंग एवरेज है। तो सिंपल मूविंग एवरेज है, उसके आजू बाजू उसने 2 बैंड्स लगाया है जो बॉलिंगर बैंड्स के नाम से अभी हम जिसको जानते हैं या वर्क करता है या हमें हेल्प करता है। तो ये इसका खास था कि ये जो बैंड है वो बैंड बॉलिंगर बैंड है, जो जॉन बॉलिंगर ने बताया कि ये मूविंग एवरेज के आजू बाजू अगर आप बैंड्स लगा देते हो तो वो हमें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में, ओवरबॉट ओवरसोल्ड पोजीशन में, ब्रेकआउट्स में, प्राइस और वॉलेटिलिटी में, सब में हेल्प करेंगी। तो ये उसकी खास यूनिकनेस थी। और सेकंड बॉलिंगर बैंड्स, यानी कि ये बॉलिंगर बैंड्स आपको सिर्फ क्या करना है, ये सेटिंग के बाजू वाला जो आइकॉन है वहां पे जाके बॉलिंगर बैंड्स, जो बॉलिंगर बैंड्स पर सिलेक्ट करना है। अभी जो उसका बाय डिफॉल्ट सेटिंग है वो ही हमें रखना है, उसमें हमें चेंज नहीं करना है। 20 का और 2 का सिंपल, 20 का सिंपल मूविंग एवरेज रहेगा और 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा, 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा। तो जॉन बोलिंगर ये जो बैंड्स लगाए उसमें यूनिक थे। द बाउंड्रीज आर देन यूज्ड टू मेजर द वॉलेटिलिटी। अभी जो बाउंड्रीज है तो अभी हम किसके ऊपर सपोज आ चुके हैं, इसका हमें हेल्प क्या मिलेगा, बॉलिंगर बैंड्स का हेल्प क्या मिलेगा, तो हमें वो वॉलेटिलिटी जो है वो मेजर करने में, वो देखने में, समझने में हेल्प करेगा। कैसे करेगा वो हम ये अभी 5 मिनट में समझते हैं। फाइन, ओके। ये मैंने आपको बताया, ये स्क्रीन जो है, स्क्रीन मैंने आपको सेम स्क्रीन मैंने चार्ट्स पे बताया कि जैसे ही आप चार्ट्स के ऊपर बॉलिंगर बैंड लगाओगे तो वैसे ये क्लाउड टाइप का जो है ना, क्लाउड टाइप का एक बैंड्स आ जाएगा जिसका अपर बैंड जो है, ठीक है, जो ऊपर की लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे अपर बैंड, यानी कि ये जो है वो अपर बैंड है, ऊपर की लाइन जो है वो अपर बैंड है। नीचे की जो लाइन है ये वाली लाइन, ये है हमारा लोअर बैंड। और जो बीच की लाइन है, बीच वाली लाइन, इसको हम मिडल बैंड बोलेंगे, इसको हम लोग मिडल बैंड बोलेंगे। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि इसमें हीरो नंबर 1 जो है ना वो मिडल बैंड है। ये हीरो नंबर 1 जो है ना वो मिडल बैंड है। ये ही आपको सपोर्ट देगा, ये ही प्राइस को रेजिस्टेंस देगा। इसके ऊपर अगर प्राइस निकला तो पॉजिटिव, इसके ऊपर अगर प्राइस सपोज मान लीजिए गिरा तो नेगेटिव। तो मेजोरिटी जो कामकाज है ना वो मिडल बैंड का है। और मिडल बैंड क्या क्या सपोज हेल्प करेगा हमें, वो सारी चीजें अभी हम लोग आगे देखेंगे।
तो क्या क्या चीजें होती है इसके कंस्ट्रक्शन में वो हम चेक कर लें। कभी बोलिंगर बैंड्स कंस्टिट ऑफ थ्री सिंपल कैलकुलेशन, यानी कि यहाँ पे हमें कोई भी पहली चीज फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट जैसे ही बोलिंगर बैंड्स आप लगाओगे सारी की सारी फॉर्मूला जो है उसमें ही होगी। बाय डिफॉल्ट आप कोई भी सपोज मान लो यूज कर ले, जो अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो अच्छा चार्ट दे रहा है, ठीक है, उसमें बोलिंगर बैंड्स होगा ही होगा। उसमें जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है 20 और 2 का, हमें वो ही रखना है। तो Bollinger Bands consist of three simple calculation. The first or middle Bollinger Band is a simple moving average of the last 20 closing price. इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले रखा हुआ है। सबसे पहले कि हमें ये जो है ना वो याद रखना है। The first or middle Bollinger Band is a simple moving average of the last 20 closing price. For यानी कि for example calculate 20 period moving average you add, वो वाली बात जो है यानी कि उसका थियरिकल, ज्यादा थियरिकल है। आपको ये मानना है कि बीच वाली जो लाइन है वो 20 का सिंपल मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं है, 20 का सिंपल मूविंग एवरेज है। सेकंड अपर बैंड, द सेकंड लाइन इज द अपर बोलिंगर बैंड। अभी अपर बोलिंगर बैंड है, बस आपको उतना ही याद रखना है, नीचे का याद नहीं रखना है। टू कैलकुलेट द अपर बोलिंगर बैंड यू कैलकुलेट द मूविंग एवरेज ऑफ द क्लोज एंड एट द स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें इसका फॉर्मूला की कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। द थर्ड बैंड इज लोअर बोलिंगर बैंड, यानी कि नीचे का जो बैंड है वो लोअर बोलिंगर बैंड है। तो बात खत्म होगी। बोलिंगर बैंड यानी कि भाई अपर बैंड, लोअर बैंड और मिडल बैंड। मिडल बैंड यानी कि 20 का सिंपल मूविंग एवरेज, और 20 का सिंपल मूविंग एवरेज है वो ही मिडल बैंड ही हमारा हीरो नंबर 1 है। इसके आजू बाजू ही सारा बोलिंगर बैंड्स का इंपॉर्टेंस है। तो वापस फॉर्मूला, मिडल बैंड इज इक्वल टू, मैंने पूरा सपोज मान लो कि बी सिंपल कर दिया। मिडल बैंड इतना याद रखो 20 का सिंपल मूविंग एवरेज, अपर बैंड लोअर बैंड, बात खत्म। तो बोलिंगर बैंड से 3 लाइन रहेगी, मिडल बैंड, लोअर बैंड और अपर बैंड। अभी हम लोग काम देखेंगे कि ये चलता कैसे है, ये चलता कैसे, बोलिंगर बैंड का सेटिंग कैसे है और हाउ दिस इंडिकेटर वर्क्स। यानी कि यहाँ से हमारा वेबिनार क्लियर कट प्रैक्टिकल लर्निंग्स पे चला जाएगा। तो बोलिंगर बैंड का सेटिंग क्या है, मेरे आप में सब में बोलिंगर बैंड का सेटिंग्स यही रहेगा और हमें यही रखना है, हमें यही रखना है। फाइन, एक ही मिनट। ओके, दिख रहा है, लेंथ 20, मल्टीप्लिकेशन जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमें ये ही रखना है, चेंज नहीं करना है। राइट हैंड साइड आ जाइए। Regardless of trading platform, you will likely to see a settings window like this when configuring the indicator. यानी कि regardless of the trading platform, आप कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो ले लीजिए, ठीक है, कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप ले लीजिए, आपको इसमें यही सेटिंग मिलेगा। पहली चीज, Bollinger Bands can be used in most time frames from very short term period to hourly, daily, weekly और monthly। यानी कि कल आपको पता चल जाएगा, अगर आप 5 मिनट पे भी ट्रेड करोगे, 15 पे भी करोगे, 1 घंटे भी करोगे, या आप डेली वीकली पे भी आप ऑब्जर्वेशन करोगे, तो बोलिंगर बैंड्स आपको हेल्प करेगा, बोलिंगर बैंड्स आपको हेल्प करेगा। इतना क्लियर है? एक बार जस्ट मुझे बताइए। इतनी चीज क्लियर है? एक बार जस्ट मैं सारे लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। कहीं पे भी सपोज मान लो, कहीं पे भी क्वेश्चन अगर आप मुझे क्लियर है? हाँ, एकदम स्लो जा रहा हूँ, एकदम स्लो जा रहा हूँ, ताकि सपोज किसी का भी अगर किसी के लिए भी अगर बोलिंगर बैंड्स न्यू है ना, तो वो कंफ्यूज ना हो जाए कि यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर है? ओके, फाइन, ओके। सर ये करेंसी, कमोडिटी, निफ्टी, बैंक निफ्टी सब में एप्लीकेबल हो जाती है ना, सबके लिए? हाँ हाँ, सब में सब में सब में सब में सब में। अभी हम लोग देखेंगे या कल देखेंगे भी, सही। एक ही मिनट ना, ठीक है, 1 मिनट का गैप लेते हैं आराम से। आपको पानी वानी पीना है तो ले लीजिए। रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रहा हूँ, पॉज कर रहा हूँ, 1 मिनट का। अभी नीचे मैंने क्या लिखा है ना, आप वो पढ़िएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
When the bands tighten during the period of low volatility, it rise the likelihood of a sharp price move in any direction. This may begin a trending move. वापस बोलिंगर बैंड्स हमें क्या बताता है? कहीं ना कहीं ट्रेंड बताता है, कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी बताता है, कहीं ना कहीं सपोज मान लो डायरेक्शन बताता है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस है। ऑब्जर्वेशंस जो मैंने आपको 22 जो रूल्स बताया ना बोलिंगर बैंड्स के, उसमें से ही कहीं ना कहीं उसकी ही समरी है। अगर आप ये रूल्स आज सपोज मान लीजिए आप याद रख लीजिएगा ना, तो वो 22 रूल्स याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस 22 रूल्स को मैंने 4 या 5 रूल्स में समराइज कर दिया है। तो when the bands tighten during a period of low volatility, it rise the likelihood of a sharp price move in any direction. This may begin a trending move. ट्रेंडिंग मूव, देखो दो वर्ड्स है, ट्रेंडिंग और ट्रेडिंग। ट्रेंडिंग और ट्रेडिंग, ट्रेंड से बना ट्रेंडिंग और ट्रेड से बना ट्रेडिंग। तो जब भी आपको कहीं पे ऐसा लगे कि बस प्राइजेस जो है प्राइजेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, या प्राइजेस में बहुत अच्छा खासा सपोज उछाल आ रहा है, या प्राइस सपोज मान लो कि भाई वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है, तो ये जो है ना वो ट्रेंडिंग मूव है। ये आपको दिख रहा है ना, वो ट्रेंडिंग मूव है। यानी कि एक कोई ना कोई हमें ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ पे हमें अब ट्रेंड दिख रहा है, तो ये ट्रेंडिंग मूव है। और ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ? कारोबार। ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ? कारोबार। तो ये कारोबार हो रहा है, ट्रेडिंग हो रहा है, बाय सेल हो रहा है, लेकिन कहीं पे भी देखा जाए तो एप्रिसिएशन नहीं हुआ। तो ये ट्रेंड दिखाता है, तो ये ट्रेंडिंग मूव है। और ये जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, लोग ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इतना एप्रिसिएशन नहीं है, तो ये ट्रेडिंग मूव है। ठीक है, तो ये हमें क्या दिखेगा? ट्रेंडिंग मूव बता रहा है। ट्रेंडिंग मूव यानी कि जब भी बॉलिंगर बैंड्स एक दूसरे से बहुत ही नजदीक आ जाए, एक दूसरे से बहुत ही नजदीक आ जाए, ऐसे सिनारियों में, ऐसे सिनारियों में, ऐसे सिनारियों में, ठीक है, तो वो हमें एक अलार्मिंग साइन देती है कि ये कहीं पे ब्रेकआउट देगी, ये कहीं पे ब्रेकआउट देगी। और जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट मिलेगा, उस डायरेक्शन में प्राइजेस ऊपर या नीचे जाने की संभावना बनती है। यानी कि जब भी दोनों की दोनों लाइन, वापस मैं नीचे के रूल्स पढ़ता हूं। व्हेन द बैंड्स टाइटन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लो वोलेटिलिटी, इट राइज द लाइकहुड ऑफ ए शार्प प्राइस मूव इन एनी डायरेक्शन। दिस में बिगिन ए ट्रेंडिंग मूव। उसका मतलब कि जब लो वोलेटिलिटी होगी, यानी कि लो वोलेटिलिटी का मतलब क्या हुआ, मैं ये पिंक से बता रहा हूं कि प्राइजेस जो है ना, वो प्राइजेस ऊपर नीचे नहीं जा रहे हैं। यानी कि प्राइजेस जो है ना ऊपर नीचे नहीं जा रहे हैं। ये प्राइस जैसे सपोज मान लो कि भी चार्ट ऐसा सपोज मान लो जा रहा है, ठीक है, जिसमें लो वोलेटिलिटी है, ये लो वोलेटिलिटी वाला बात है, ये प्राइजेस ऊपर नीचे नहीं जा रहे हैं। तब बोलिंगर बैंड्स क्या करेगी, ये मैं आपको ब्लैक से बता रहा हूँ, एक दूसरे से बहुत नजदीक आ जाएगी। ये सपोज अपर बैंड, ये लोअर बैंड, ठीक है, और ये मिडल बैंड एक दूसरे से बहुत नजदीक आ जाएगी। तो ऐसे सिनारियों में ये हमारे लिए अलार्मिंग साइन है कि बॉलिंगर बैंड्स कहीं पे भी एक शार्प प्राइस मूव दे सकती है। यानी कि बॉलिंगर बैंड नहीं, चार्ट हमें कहीं पे भी एक शार्प प्राइस मूव दे सकता है। और जब भी बॉलिंगर बैंड्स बहुत ही करीब आ जाए एक दूसरे से, तो समझ लीजिएगा कि ये जो है वो उसका क्लियर कट जो है वो एकदम बोलते हैं ना, एकदम सुकड़ जाना, एकदम ट्विस्ट हो चुकी है, एकदम स्क्वीज हो चुकी है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमें ब्रेकआउट देगी। और जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट देगी, जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट देगी, उस डायरेक्शन में प्राइस मूव ऊपर जाने की संभावना है। यानी कि यहाँ पे ऊपर की तरफ गया, वो मेरा सेंटेंस याद कीजिए, पंछी उड़, पिंजरा टूटा पंछी उड़ा। तो ये जो पिंजरा था, ये जो साइडवेज का पीरियड था, इसमें अपर साइड ब्रेकआउट आया, तो ये ऊपर की तरफ गया। ये जब पैरेलल लाइन यहाँ पे थी, तो इसका पिंजरा टूटा पंछी उड़ा, जो पिंजरा नीचे की ओर टूटा, तो ये लोअर साइड ब्रेकआउट आया। ये हमारी कोरोना वाली गिरावट, ये हमारी कोरोना वाली गिरावट, कि जहाँ पे बॉक्स यहाँ पे बना था और लोअर साइड ब्रेकआउट आया, लोअर साइड ब्रेकआउट आया और ये इतना नीचे गया। लेकिन बोलिंगर बैंड ऑलरेडी स्क्वीज हो चुकी थी,
बॉलिंगर बैंड ऑलरेडी स्क्वीज हो चुकी थी। प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा, अभी 15 मिनट में चार्ट पे बताऊंगा। पहले एक के बाद सारी स्लाइड समझ लेते हैं। उन्हीं 22 रूल्स को कहीं ना कहीं मैंने 4 या 5 रूल्स में समराइज कर लिया है। स्लाइड नंबर 2, when the bands separated by an unusual large amount, volatility increase and new trend may be begun। उसका मतलब क्या हुआ, क्या कहना चाहते हैं कि जब बॉलिंगर बैंड सपोज इतनी, सपोज मान लीजिए एकदम एक दूसरे से करीब आ जाए, उसके बाद एक मूव आपको देखने को मिले, ये अपर साइड ब्रेकआउट मिला, मान लीजिए ये अपर साइड ब्रेकआउट मिला, उसके बाद इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है। अभी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, दोनों की दोनों जो लाइन है अपर बैंड लोअर बैंड में डिस्टेंस बढ़ रहा है, और दोनों की दोनों लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। तो कैसा ऑब्जर्वेशन लेना है वो भी मैं आपको बताऊं, लेकिन डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो वो हमें बताता है कि भाई वॉलेटिलिटी ज्यादा है। वॉलेटिलिटी ज्यादा, उसका मतलब क्या है, प्राइजेस में उतार चढ़ाव ज्यादा होंगे। उतार चढ़ाव सपोज मान लो कि भाई ज्यादा होंगे, उसका मतलब क्या हुआ कि प्राइजेस जो है, प्राइजेस आइदर अपसाइड या आइदर डाउनसाइड जो है, बहुत बुरी तरह से या अच्छी तरह से ऊपर जा सकते हैं या नीचे गिर सकते हैं। प्राइजेस ऊपर जा सकते हैं या नीचे गिर सकते हैं। तो व्हेन द बैंड सेपरेटेड बाय अनयूजुअल लार्ज अमाउंट, अनयूजुअल यानी कि जो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल बोल सकते हैं जिसको, एक दूसरे से दूर जाने लगे, तब आपको ये समझना है कि जो ट्रेंड चल रहा है, अभी ट्रेंड आपको कैसे पता चलेगा वो भी आगे आएगा। जो ट्रेंड चल रहा है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये सारे टाइम फ्रेम में आपको यही ऑब्जर्वेशन लेना है। ठीक है, सारे टाइम फ्रेम में आपको यही ऑब्जर्वेशन लेना है, यानी कि 5 मिनट में भी वही लेना है, 1 मिनट में भी वही लेना है। प्राइजेस हैव ए टेंडेंसी टू बाउंस बैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्राइस हैव ए टेंडेंसी टू बाउंस बैक विद इन द बैंड्स एनवेलप। ठीक है, अभी वापस मैं पढ़ता हूँ। प्राइस हैव ए टेंडेंसी टू बाउंस बैक विद इन अ बैंड्स एनवेलप, टचिंग वन बैंड्स देन मूविंग टू द अदर बैंड्स। उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वापस चार्ट्स पे आ जाते हैं। प्राइस हैज ए टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब क्या हो गया, एक सिंपल लैंग्वेज में हम बोले नेचर। ठीक है, कि भाई प्राइस का एक नेचर है कि वो अपर बैंड को और लोअर बैंड को टच करेगा। वापस सपोज मान लो थियरी पे आते, प्राइस हैव ए टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब सिंपल लैंग्वेज में नेचर बोल देते हैं। तो प्राइस हैव ए नेचर टू बाउंस विद इन द बैंड्स एनवेलप, विद इन द बैंड्स एनवेलप। बैंड्स एनवेलप का मतलब क्या हुआ कि ये जो ऊपर का लाइन है और ये नीचे का लाइन है, ठीक है, इन दोनों को हम बैंड्स एनवेलप बोलेंगे। हम एनवेलप जो लेते हैं, एनवेलप ऐसा ही होता है। ठीक है, अभी पता नहीं एनवेलप जो A4 साइज का या समथिंग, तो इसको हमने एनवेलप बोल दिया। तो ये हमारा कवर हो गया अभी, जिसमें हम लोग कुरियर भेजेंगे, अभी राखी भेजेंगे या समथिंग, तो ये हमारा एनवेलप हो गया। तो एनवेलप जो है इसका ये अपर बाउंड्री हुआ और ये इसका लोअर बाउंड्री हुआ। तो ये ही बॉलिंगर बैंड्स का भी एनवेलप हो गया, ये इसका अपर बाउंड्री है और ये इसका लोअर बाउंड्री है। तो ये बन गया हमारा एनवेलप, ये बन गया हमारा एनवेलप। तो वापस थियरी पे आते हैं कि प्राइस हैज टेंडेंसी टू बाउंस बैक। उसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस हैव ए नेचर टू बाउंस विद इन द बैंड्स एनवेलप, टचिंग वन बैंड्स देन मूविंग टू द अदर बैंड्स। उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि भाई प्राइस का नेचर है कि वो पहले ना एक बैंड को टच करता है, उसके बाद वापस नीचे आता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है, वापस ऊपर जाएगा, ऊपर के बैंड को टच करेगा, रेजिस्ट सपोर्ट टूटा तो नीचे के बैंड को टच करेगा, नीचे के बैंड को टच करेगा। तो वही प्राइस का तो नेचर ही है, टेंडेंसी है बाउंस बैक करने की। प्राइस हैज ए टेंडेंसी टू बाउंस बैक, तो प्राइस का एक नेचर है कि वो बाउंस बैक करेगा। तो जैसे ही सपोज नीचे के एनवेलप को, नीचे की बाउंड्री को टच किया, वो ऊपर की तरफ आया। अभी भाई इसका तो नेचर ये ऊपर जाना, ऊपर के एनवेलप को टच करना, तो वापस ऊपर आया, वापस ऊपर आया, वापस नीचे आया, सपोर्ट तोड़ा। भाई उसका तो नेचर ही है दूसरे एनवेलप को टच टच करना, तो टच किया। उसके बाद नेचर है बाउंस बैक का, तो बाउंस बैक किया, वापस ऊपर आया, और वापस ऊपर आके यहाँ पे कहीं पे सपोज टच नहीं किया, लेकिन यहाँ पे इसने मैच्योर दिखाया, रेड कैंडल दिया, वापस टेंडेंसी है नीचे की तरफ आना, नीचे की तरफ आना, तो ये बैंड के नीचे की तरफ आया। वापस उसका एक नेचर है बाउंस बैक करना, तो वापस बाउंस बैक किया, बाउंस बैक करके मिडिल लाइन तोड़ के वापस नीचे, वापस नीचे बॉलिंगर बैंड्स के लोअर बैंड को टच किया और वापस बाउंस बैक किया, क्योंकि उसका नेचर है।
तो प्राइस हैज ए टेंडेंसी टू बाउंस बैक, यानी कि प्राइस ऑलवेज बाउंस बैक करता है और क्या करता है उसके बाद विद इन ए बैंड्स एनवेलप, within a band's envelope, touching one band then moving to the other bands. Second point, you can use this swing to help identify potential profit target. For example, if a price bounce off the lower band and then crosses above the moving average, the upper band then becomes the profit target. उसका मतलब जिसको भी अगर सपोज मान लो मेरा मैसेज आता है, ठीक है, और अगर वो पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं मैं बॉलिंगर बैंड्स के ऊपर सपोज मान लीजिए टारगेट देता हूँ। मैं ये वापस सेकंड पॉइंट पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको रियल चार्ट्स पे मैं आपको बता रहा हूँ कि रियल चार्ट्स पे ये क्या है। यू कैन यूज दिस स्विंग यानी मतलब क्या हुआ, जो बाउंस बैक का नेचर है ना इसका, एक जो पर्टिकुलर सपोज नीचे वाली बैंड को टच करके ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की बैंड को टच करके नीचे की तरफ आता है, तो वो क्या कर रहा है, सुबह में जो हम बात कर रहे थे स्विंग, झूला ऊपर नीचे जो सपोज मान लो हो रहा है, एक स्विंग है उसका। तो यू कैन यूज दिस स्विंग टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉफिट टारगेट। For example, if a price bounce off the lower band and then crosses above the moving average, the upper band then becomes the profit target. कहने का मतलब क्या है, ड्रॉ करके समझाता हूँ, उसके बाद रियल चार्ट्स पे लेके जाता हूँ। मान लीजिए ये जो है इसका अपर बैंड है, ये इसका लोअर बैंड है, मिडल बैंड को मैं सपोज मान लो पिंक लाइन से बता देता हूँ, ये इसका मिडल बैंड है। ओके, प्राइस को मैं अभी ग्रीन से बता रहा हूँ आपको। चलो प्राइस हो गया ग्रीन, ठीक है, अभी ग्रीन ही मैं, चलो ग्रीन नहीं, ग्रीन अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो आप बुलिश कैंडल समझ लोगे। चलो प्राइस मैं ग्रे से कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्राइस हैज ए टेंडेंसी टू बाउंस बैक। मान लीजिए इसने ये मिडल लाइन तोड़ दिया, मिडल लाइन तोड़ दिया ना, तो उसका मतलब कि ये नीचे की तरफ गिर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा कि इसका एक नेचर है, प्राइस इज ए टेंडेंसी टू बाउंस बैक विद इन द बैंड्स एनवेलप, यानी कि इसके नेचर के हिसाब के, इसके स्वभाव के हिसाब से प्राइस बॉलिंगर बैंड की ये जो लोअर बैंड की वैल्यू है ना, जो भी वैल्यू है उस टाइम पे जो वैल्यू होगी, इसको टच करने के लिए जरूर आएगा या आने की संभावना है। तो जब भी आपको बॉलिंगर बैंड्स में ऐसा सिनेरियो मिले जब प्राइस मिडल बैंड को क्रॉस करके नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि गिरावट दिखा रहा है, तो लोअर बॉलिंगर बैंड्स का जो वैल्यू है वो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे वैल्यू निकालते हैं लोअर बॉलिंगर बैंड्स का। लोअर बॉलिंगर बैंड्स का वैल्यू जो है ना वो आपका टारगेट हो सकता है। उसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपने शॉर्ट किया है, मान लीजिए आपने इंट्राडे में शॉर्ट किया 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे, तो 5 मिनट की टाइम फ्रेम में आपने शॉर्ट किया, तो शॉर्ट किया जब मिडल बॉलिंगर बैंड्स जो है उसको क्रॉस करके प्राइस नीचे की तरफ आ गया, अभी नीचे की तरफ आ गया तो कहीं ना कहीं वो लोअर बैंड को टच करने के लिए जा सकता है। तो लोअर बैंड का जो वैल्यू चल रहा है वो आपका प्रॉफिट टारगेट टीपी हो सकता है। वैसे वर्षा प्राइस हैज ए टेंडेंसी टू बाउंस बैक, यहाँ से अगर मान लीजिए इसने बाउंस बैक किया और मिडल लाइन तोड़ दिया, यानी कि ये इसके लिए रेजिस्टेंस बनेगी, 20 का लाइन इसके लिए रेजिस्टेंस बनेगा। मान लीजिए इसने तोड़ दिया तो अपर बैंड का जो वैल्यू है ना वो उसके लिए टारगेट बनेगा, वो उसके लिए टारगेट बनेगा, कहीं ना कहीं इस लेवल को वो टच करने के लिए आएगा। इतना समझ में आया नहीं आया वो मुझे बताइए, प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली आपको बताऊं उससे पहले आप थियरिकली क्लियर होने चाहिए। सारे लोगों को अनम्यूट करने का परमिशन देता हूं, आप कर सकते हो, कहीं पे भी कुछ भी आपको इश्यू कंफ्यूजन हो तो बताइए, रिपीट कर देगा अभी। नो प्रॉब्लम। ओके क्लियर ना? आलाद जी कैसे है सर? ओके अभी देखा सर आपको मैंने। फाइन ओके, अभी हम लोग डायरेक्ट जाते हैं प्रैक्टिकल पे। जो मैंने सपोज मान लीजिए जितना भी सपोज मान लो मैंने अभी समझाया ना वो प्रैक्टिकल पे बता रहा हूँ मैं आपको। एक बार सपोज मान लो चार्ट्स आ जाए तो मुझे बताइएगा कि चार्ट्स आ गया। चलो ये हो गया सपोज हमारा निफ्टी का चार्ट्स। ओके
प्राइस हैज ए टेंडेंसी टू बाउंस बैक। एक बार जस्ट क्लियर करें मुझे मैसेज में कि चार्ट्स दिख रहा है आपको। एक बार जस्ट मैसेज कर दीजिए मुझे ताकि मुझे समझ में आए कि चार्ट दिख रहा है आपको। यस, ओके, फाइन 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 फाइन, ओके। प्राइस हैज ए टेंडेंसी टू बाउंस बैक, ठीक है, वो ऊपर और नीचे की एनवेलप को टच करने का नेचर, स्वभाव जो है उसका ऐसा है कि वो ऊपर और नीचे के बैंड्स को टच करेगा। यहां से देखते हैं, भाई साहब ने नीचे टच किया, उसके बाद ऊपर गया, रेजिस्टेंस टूटा, ये बीच का जो लाइन है वो मिडिल लाइन है 20 का, रेजिस्टेंस टूटा, अपर बैंड को टच किया, उसका तो भाई नेचर ही है कि वो अपर बैंड को टच करेगा। उसके बाद कहीं ना कहीं एंगल्फिंग बेरिस से नीचे आया, सपोर्ट था हमारा 20 का, तोड़ दिया तो ये कहीं ना कहीं नीचे आया, भाई उसका तो नेचर ही है बैंड को टच करने का। बैंड को टच करके बाउंस बैक होना भी नेचर में आता है, तो वापस सपोज बाउंस बैक हुआ। 20 का सिंपल मूविंग एवरेज है, वो रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस बन के यहाँ पे खड़ा है, तो वापस नीचे आया, वापस 20 के सिंपल मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस किया, इसका तो भाई नेचर ही है बैंड को टच करना, कर दिया बैंड को टच। बाउंस बैक होना भी उसके नेचर में है, हुआ बाउंस बैक। उसके बाद 20 का सिंपल मूविंग एवरेज ऊपर रेजिस्टेंस बन के खड़ा है, रेजिस्टेंस मिला नीचे नीचे नीचे, उसका तो भाई नेचर ही है बैंड को टच करना, कर दिया, वापस ऊपर, वापस गैप डाउन से नीचे, उसका नेचर ही है भाई बैंड को टच करना, कर दिया टच। उसके बाद वापस ऊपर, वापस ऊपर, वापस ऊपर, 20 का सिंपल मूविंग, यही हमारा हीरो नंबर 1 है, वो ही रोकेगा। आगे इतना सारा रोक रहा था ना रेजिस्टेंस बन के, रेजिस्टेंस टूटा, जब रेजिस्टेंस टूटा और हमें क्लियर कट ग्रीन सिग्नल ऊपर मिलना चाहिए, मिला। अब इसका तो भाई नेचर ही है कि बाउंस बैक ऊपर जाना, ऊपर गया, वापस बाउंस बैक टच करके नीचे आना, यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता था, सपोर्ट नहीं मिला, गैप डाउन ओपनिंग मिला। अब इसका तो भाई नेचर ही है नीचे वाली बैंड को टच करना, टच किया, ऊपर आया, 20 का सिंपल मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस बन के खड़ा है, वापस नीचे बैंड को टच, बैंड को टच टच टच, उसके बाद वापस ऊपर, यहाँ से सपोर्ट मिला था, सॉरी रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, ऊपर आया, इस अपर बैंड को टच किया, वापस नीचे नीचे नीचे, गैप डाउन ओपनिंग, लोअर बैंड को टच किया, लोअर बैंड को टच करके इसका तो नेचर ये बाउंस बैक होना। अभी ये ऑलमोस्ट यहाँ पे अपर बैंड को टच कर चुका है और देखा जाए तो कहीं ना कहीं सपोज ओवरबोट पे है। अभी हम लोग लाइव पे बात कर रहे हैं, ठीक है, लाइव चार्ट्स पे बात कर रहे हैं, निफ्टी का एक्चुअल चार्ट्स है। सेकंड सारी चीजें समझा रहा हूँ मैं आपको धीरे धीरे, एक ही मिनट, फाइन, ओके। यहाँ पे जो सेटिंग्स दिख रहा है ना आपको, सेटिंग्स, यहाँ पे नीचे सेटिंग्स, आपको उसमें जाना है और ये इंडिकेटर लास्ट वैल्यू जो है ना उसको मार्क कर देना है। अभी आपको बोलिंगर बैंड्स पहले आप लगाओगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा, सिर्फ प्राइस दिखेगा 16,719 शुक्रवार का निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस या क्लोजिंग हमारा इंडाइसिस। अभी अपर बैंड का वैल्यू क्या है, लोअर बैंड का वैल्यू क्या है, मिडल बैंड का वैल्यू क्या है, पता नहीं है हमें पता नहीं है, तो हमें सेटिंग्स में जाना है और इंडिकेटर लास्ट वैल्यू जो है उसको हमें टिक कर देना है। टिक कर दिया तो यहाँ पे आपको और भी वैल्यू मिल गई। ये जो ब्लू है, मान लीजिए ये वाला प्राइस अभी ऊपर है, ये मिडल बैंड, सॉरी अपर बैंड का वैल्यू है। ये जो रेड है वो मिडल बैंड का वैल्यू है और नीचे का जो ब्लू है वो हमारा लोअर बैंड का वैल्यू है। तो ये वैल्यू भी हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग अगर बात करें तो बात हमें टारगेट्स यहाँ पे मिलेंगे कि अगर सपोज मान लो यहाँ से ओवरबोट बन के अगर निफ्टी नीचे गिरता है तो पहला सपोर्ट इसको यहाँ पे मिलेगा 16,084 पे, जो हमें बोलिंगर बैंड्स दिखा रहा है। 16,084 पे पहला सपोर्ट मिलेगा। अगर मान लीजिए इसने ये सपोर्ट तोड़ दिया, सपोर्ट नहीं मिला, ब्रेकआउट सपोज नीचे लोअर साइड ब्रेकआउट आया, तो कैंडल कहीं ना कहीं सपोज मान लो नीचे गिरेगी, कैंडल कहीं ना कहीं नीचे गिरेगी, ऐसे गिरेगी नीचे। तब हमारा टारगेट क्या हो सकता है, तब हमारा टारगेट कहीं ना कहीं 15,020 जो है वो अभी दिख रहा है
लेकिन जब भी ये कैंडल नीचे गिर रही है, तो जब भी ये हमारा लोअर बैंड का जो वैल्यू रहेगा, हो सकता है वो कल अलग हो जाए, हो सकता है वो परसों अलग हो जाए, लेकिन लोअर बैंड का जो वैल्यू है वो हमारा प्रोबेबल टारगेट बन सकता है कि निफ्टी यहाँ तक जा सकती है, निफ्टी यहाँ तक जा सकती है। अभी ये निफ्टी क्लियर कट जो है ना ओवरबोट पोजीशन पे है। ओवरबोट पोजीशन पे क्यों है? क्योंकि ये इसकी बाउंड्रीज है, ये इसकी बाउंड्रीज है, ये जो अपर बैंड लोअर बैंड है ये इसकी बाउंड्रीज है, ये वाली चीज। अभी इस बाउंड्री को कट करके, अभी देखो कब जब जब सपोज इस बाउंड्री ने यहाँ पे टच किया है, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वो गिरा था, वापस ये यहाँ पे टच किया, नीचे आया, वापस सपोज मान लो ये यहाँ पे आया हुआ है, तो अभी निफ्टी ओवरबोट पोजीशन पे है। उसका मतलब ये नहीं कि कल गिर जाएगा, कल गिर भी सकता है, लेकिन ये एक अलार्मिंग साइन है कि कहीं ना कहीं प्राइस जो है या कैंडल जो है वो बोलिंगर बैंड्स की जो बैंड है उससे बाहर निकल चुकी है, उससे बाहर निकल चुकी है। तो एज पर द बोलिंगर बैंड हमें ये एक ओवरबोट पोजीशन कंसीडर करना चाहिए। सेकंड, एक थंब रूल आप ध्यान में रखिएगा, कभी भी बोलिंगर बैंड्स को अकेला यूज मत कीजिएगा। बोलिंगर बैंड्स के साथ सपोर्टिंग इंडिकेटर्स ऑसिलेटर्स लगाने होंगे। जॉन बोलिंगर की साइट्स भी आप अगर रिफर करोगे, 22 रूल्स अगर आप रिफर करोगे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा कि नेवर यूज अलोन बोलिंगर बैंड्स। बोलिंगर बैंड्स एक सपोर्टिंग टूल है कि भाई ये ट्रेंड कौन सा चल रहा है, प्राइस में वोलेटिलिटी कब बढ़ सकती है, प्राइस में ब्रेकआउट कब आ सकता है, ब्रेकआउट अगर सपोज आया तो कौन सी साइड्स पे आया, अपर साइड आया, लोअर साइड आया, किस डायरेक्शन में आया, जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट आया उस डायरेक्शन में प्राइसेस जा सकती है। तो यहाँ पे हम मोटा मोटा ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये थोड़ा सपोज हमें ओवरबॉट पोजीशन में लग रहा है। सेकंड, यहाँ पे देखिए ये टच हो गया इसके ऊपर, उसके बाद भी ये सपोज मान लो यहाँ तक ऊपर चला था और उसके बाद एंगल्फिंग बेरिस मिली और एंगल्फिंग बेरिस कंफर्म हो गई यहाँ पे, और उसके बाद ये नीचे गया, उसके बाद ये नीचे गया। तो जब भी बॉलिंगर बैंड्स, जब भी प्राइस जो है कैंडलस्टिक्स जो है वो बॉलिंगर बैंड को टच करके साथ साथ चले, टच करके साथ साथ चले, टच करके साथ साथ चले, इसको वॉकिंग अलोंग विद द बैंड्स बोलते हैं। वॉकिंग अलोंग विद द बैंड्स, इसका मतलब बैंड्स के साथ साथ चलना, बैंड के साथ साथ चलना। लेकिन वो सिचुएशन जो है वो हमारे लिए ओवरबोट सिचुएशन है। अभी ओवरबोट सिचुएशन है तो क्या हमें निकल जाना चाहिए? जब तक हमें रिवर्सल सिग्नल ना मिले तब तक नहीं निकलना चाहिए। लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड में हमें ये जरूर सपोज मान लो याद रखना चाहिए कि बॉलिंगर बैंड्स जो है वो कट करके प्राइस इसके ऊपर निकल चुकी है, उससे बाहर निकल चुकी है, उसका मतलब ये कहीं ना कहीं ओवरबोट पोजीशन पे है। तो अगर हमें कोई भी रिवर्सल सिग्नल मिलता है तो वो हमें ध्यान में रखना है कि वहां से गिरावट आ सकती है। जैसे ये सिनारियो था, क्लियर कट वॉकिंग अलोंग विद द बैंड सिनेरियो था। और जब हमें यहाँ पे एंगल्फिंग बेरिस मिली, जब हमें यहाँ पे एंगल्फिंग बेरिस मिली और फिर वो कंफर्मेशन कैंडल भी मिली, तो हम अलर्ट हो गए कि बस ये क्लियर कट रिवर्सल पोर्शन यहाँ पे बन सकता है, ये क्लियर कट रिवर्सल पोर्शन बन सकता है। वॉकिंग अलोंग द बैंड्स जो है वो सिनारियो खत्म हुआ, रिवर्सल सिग्नल मिला, एंगल्फिंग बेरिस मिली, जो आज मॉर्निंग में मैंने समझाई थी कि छोटी वाली ग्रीन कैंडल, उसके पीछे बहुत बड़ी रेड कैंडल, और उसके बाद कंफर्मेशन भी रेड कैंडल के साथ मिल गया और पैटर्न का लो टूटा। पैटर्न का लो कौन सा रहेगा? अगर एंगल्फिंग बेरिस है तो ये पैटर्न का लो है, ये पैटर्न का हाई है। जब भी आपको कोई पैटर्न मिलता है तो ऑलवेज सपोज मान लो आप पैटर्न का लो पैटर्न का हाई पहले ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या मिला था? एंगल्फिंग बेरिस मिली थी। ये हमारा जो पैटर्न है वो एंगल्फिंग बेरिस था। एक मिनट बॉक्स करके बता दूंगा आपको। ये रेड कलर से बॉक्स बना रहा हूँ क्योंकि ये नेगेटिव पैटर्न है, बेरिस इंडिकेशन देता है। तो ये हमें ऊपर जो मिला वो एंगल्फिंग बेरिस मिला, उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल भी हमें क्लियर कट मिल गई जिसने पैटर्न का लो तोड़ दिया। तो ये हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है। तो अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे
मिल रहा है, सपोज कैंडल जो बोलिंगर बैंड्स के बाहर है। अगर मान लीजिए कल हमें यहाँ पे बड़ा वाला रेड कैंडल मिल जाए, मार्केट अगर सपोज मान लो कल गिरे और यहाँ पे एंगल्फिंग बेरिश बना दे, ऐसे एंगल्फिंग बेरिश बना दे, तो आपको मानना है कि यार कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा करेक्शन वापस आ सकता है। अगर कल हमें ये रेड कैंडल मिलती है, एंगल्फिंग बेरिश सिनारियो बनता है, तो ऐसा सिनारियो वापस बन सकता है, ऐसा सिनारियो वापस बन सकता है। जब भी कैंडल बैंड्स को टच किया था उसके बाद वो नीचे गया था, जब भी कैंडल ने बैंड्स को टच किया था उसके बाद वो नीचे गया था, तो वापस कैंडल जो है वो बैंड को टच करके बाहर निकल चुका है, तो वो ओवरबोट पोजीशन में है, तो शायद कहीं ना कहीं एक करेक्शन आने की संभावना दिख रही है। उसके अलावा ये जो एरिया है वो इसके लिए रेजिस्टेंस बन सकता है। जो आप लोग शायद सपोर्ट या रेजिस्टेंस से इसको पहचानो, या आप इसको डिमांड और सप्लाई जोन में इसको पहचानो, तो ये कहीं ना कहीं इसके सप्लाई जोन में आ चुका है। सप्लाई जोन में क्यों आ चुका है कि जब जब लास्ट टाइम यहाँ पे आया था उसके बाद वापस ये यहाँ पे नीचे गिरा था, तो वापस अभी इसी सप्लाई जोन में आया है, तो वापस नीचे गिरने की संभावना बनती है। यहाँ पे कोई भी पत्थर की लकीर नहीं हो, ऐसा ही होगा, संभावना बनती है, क्योंकि वो अपने सप्लाई जोन में है, रेजिस्टेंस के पास है, हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस के पास है, कि जब भी प्राइस यहाँ पे आया था तब वो गिरा था, तो वापस प्राइस उसी लेवल पे आया हुआ है, तो गिरने की संभावना बन सकती है। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? अभी यही चीज हम थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखेंगे। सर इट कैन बी बैंड वॉक ऑल्सो, बैंड वॉक ऑल्सो, हाँ हाँ, यानी कि मैं समझ नहीं पाया अजीत जी, क्या बोल रहे सर आप? सर इट कैन बी बैंड वॉक ऑल्सो, वॉकिंग अलोंग विद द बैंड, यानी कि जब भी सपोज वो अपर बाउंड्री या लोअर बाउंड्री के साथ प्राइस क्या कैंडल चलती है ना, उस सिनारियो को हम लोग वॉकिंग अलोंग विद द बैंड बोलेंगे। उसका मतलब वहां से निकल जाने वाली बात नहीं है, ठीक है, हमें कहीं ना कहीं रिवर्सल कैंडल की वेट करनी है। यहाँ पे देखिए एक चीज बताऊं मैं आपको, एकदम बहुत ही बढ़िया सा ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यहाँ पे बाहर तो निकल गई, उसके बाद दोजी मिली, दोजी के बाद कंफर्मेशन ग्रीन कैंडल का मिला, और उसके बाद ये पूरा ट्रेंड रिवर्सल हुआ। यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक है, तो इसको टच तो हो गया, उसके बाद भले पैटर्न नहीं है लेकिन क्लोज टू डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है, क्लोज टू पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर नहीं है लेकिन क्लोज टू डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये एक रिवर्सल हमें दे रहा है। कहीं ना कहीं ये बाहर तो निकल गई लेकिन उसके बाद क्लियर कट दोनों दोजी मिली, क्लियर कट दोनों दोजी मिली, और दोजी का कंफर्मेशन ग्रीन बुलिश कैंडल से मिला, और दोजी का लो कभी भी टूटा नहीं। तो हमें ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी जो ना बैक ऑफ द माइंड रखनी है कि बस यहाँ ऐसा भी सपोज मान लो होता है, ऐसा भी होता है। ओके फाइन, वापस प्रेजेंटेशन पे आते हैं, उसके बाद अलग टाइम फ्रेम पे बात करेंगे। प्रेजेंटेशन पे आते हैं उसके बाद अलग टाइम फ्रेम पे बात करेंगे। ओके, यू कैन यूज दिस स्विंग टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉफिट टारगेट्स, जो मैंने आपको समझाया। फॉर एग्जांपल, इफ ए प्राइस बाउंस ऑफ द लोअर बैंड एंड देन क्रॉसेस अबव द मूविंग एवरेज का मतलब क्या हुआ, 20 का मिडिल लाइन, ठीक है। तो लोअर बैंड यानी कि नीचे वाला जो बैंड है उसके वहां से वो बाउंस हो रहा है, और उसके बाद क्रॉसेस अबव द मूविंग एवरेज, यानी कि मूविंग एवरेज का जो पर्टिकुलर इसका रेजिस्टेंस था वो तोड़ के ऊपर की तरफ निकल गया, द अपर बैंड देन बिकम द प्रॉफिट टारगेट। उसका मतलब ये जो लिखा है वो ही चीज वापस एक बार समझा देता हूँ ताकि ये फाइनल क्लियर हो जाए हमारे माइंड में। मान लीजिए ये 3 बैंड है, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है, और ये हमारा नीचे प्राइस है, प्राइस को मैं ग्रीन में बता रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा प्राइस जो है, प्राइस यहाँ से लोअर बैंड से बाउंस बैक हो रहा है, चलो ये लोअर बैंड से बाउंस बैक हुआ है। अभी इसने बोला मिडिल लाइन को, मूविंग एवरेज को क्रॉस करे, मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया, देन अपर बैंड का जो वैल्यू रहेगा, ये कोई वैल्यू रहेगा, ये इसका टारगेट बनेगा, ये कहना ये चाहते हैं। ठीक है, मैंने ये 22 जो रूल्स है ना उसको थोड़ा समराइज कर दिया है,
तो आप ध्यान से जो है ध्यान से सपोज मान लो सुनिएगा, ताकि उस 22 रूल्स को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, प्राइस कैन एक्सीड और हग ए बैंड एनवेलप फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ड्यूरिंग द स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। उसका मतलब क्या हुआ, जो मैं बात कर रहा था वही, विच इंडिकेटर और ऑसिलेटर हैव टू यूज बीबी बैंड। मैं बता रहा हूँ ना सर, आगे बताऊंगा मैं आपको। फाइन, ओके। ये बहुत ही नीचे वाला जो लाइन है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद सपोज मान लो आराम से मैं बताता हूँ क्या कहना चाहता है। प्राइस कैन एक्सीड और हग, हग यानी क्या, सपोज हग करना, ठीक है, यानी कि प्राइस कैन एक्सीड और हग ए बैंड एनवेलप फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ड्यूरिंग द स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। उसका मतलब कोई कोई लोग जो है ना यूट्यूब पे मैंने भी सुने हुए हैं, ठीक है, वो ऐसा बोलते हैं कि जैसे ही वो अपर बैंड को टच कर जाए तो आपको निकल जाना है, जैसे ही लोअर बैंड को टच कर जाए आपने बाय कर लेना है, अपर बैंड को अगर टच कर जाए तो आपको वापस निकल जाना है। तो अगर आपने यहाँ से आप निकल गए होते तो आप इतनी रैली जो है ना वो खो चुके होते। तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है ना, अगर ट्रेंड आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कहीं पे फिबोनाची के हिसाब से या पिवोट पॉइंट्स के हिसाब से आपको लेवल्स पता है कि ऊपर के प्रोबेबल लेवल्स ये हो सकते हैं। सेकंड, आपको कहीं पे भी एमएससीडी पे, स्टोकेस्टिक्स पे या कहीं पे भी रिवर्सल साइन नहीं मिले हैं, तो आपका ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जो है वो ऊपर जा सकता है। सेकंड, भले ही सपोज मान लो प्राइस या भले ही सपोज बैंड जो है या प्राइस बैंड को टच कर चुकी है, यानी कि उसका मतलब ये नहीं कि आपको निकलना है, निकलना है, निकलना है, जब तक कोई रिवर्सल सिग्नल ना मिले तब तक आपको बने रहना है। सेकंड, आपका ये मिडल लाइन जो है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जो होगा ना, इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अगर होगा तो ये आपका कोई भी इतनी बड़ी कैंडल मिलेगी तो मिडल लाइन इसको सपोर्ट कर देगी, मिडल लाइन एज ए सपोर्ट लाइन जो है सपोर्ट कर देगी, और वापस यहाँ से बाउंस बैक होने की संभावना बन सकती है। वापस यहाँ पे डबल टॉप बना के नीचे नीचे नीचे, तो ये बैंड को टच हुआ, सपोर्ट तोड़ा, टेंडेंसी है कि वो नीचे की बैंड को टच करने के लिए आएगा, आया, उसका नेचर है कि बाउंस बैक करना, तो लोअर बैंड को टच करके बाउंस बैक किया, बाउंस बैक किया, मिडल लाइन को तोड़ा, मिडल लाइन को तोड़ा और ऊपर निकला और अपनी टेंडेंसी के हिसाब से वापस ऊपर के बैंड को टच करने के लिए गया। तो प्राइस कैन एक्सीड और हग ए बैंड एनवेलप फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड्स ड्यूरिंग द स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। जब भी आपका ट्रेंड जो है ना स्ट्रॉन्ग रहेगा तो प्राइस जो है आपके बैंड्स को टच कर सकता है काफी लंबे समय तक। उस पर्टिकुलर सिनारियो को वॉकिंग अलोंग विद द बैंड्स बोलते हैं। उस सिनारियो को वॉकिंग अलोंग विद द बैंड्स बोलते हैं। उसका मतलब कि ये जो आपका पर्टिकुलर मींस के जो सिनारियो है, ये जो आपका पूरा माहौल है ना, इसको, ये माहौल को वॉकिंग अलोंग विद द बैंड्स बोलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जैसे ही ऊपर सपोज टच हो गया तो आप निकल गए, जैसे ही ऊपर टच हो गया आप निकल गए। फाइन। A strong trend continuation can be expected when the price move out of the bands. However, if the price move immediately back inside the band, then the suggested strength is neglected. बहुत ही important चीज है यार। एक मिनट, किसी का पेमेंट आया हुआ है, एक ही मिनट, एक ही मिनट, कोई पता नहीं एग्जैक्टली, सपोज मान लो, एक ही मिनट। मैं जरा 1 मिनट के लिए सिर्फ रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। बीच में कोई किसी का पेमेंट आता है तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं, Fine, क्योंकि वो भाई सभी फोन करेंगे। ओके, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैन बी एक्सपेक्टेड व्हेन द प्राइस मूव आउट ऑफ द बैंड्स। ठीक है, ये समझ लीजिएगा ये क्या है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैन बी एक्सपेक्टेड व्हेन द प्राइस मूव्स आउट ऑफ द बैंड। उसका मतलब ये है कि जब भी सपोज मान लो, जब प्राइस जो है प्राइस बैंड्स के बाहर निकल जाए, यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, तो ये एक आपको इंडिकेशन देता है कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जो है वो अभी एस्टैब्लिश हो चुका है। नीचे नीचे मैंने जो लाइन लिखा है ना, इसमें 2 कलर यूज किए हुए, उसके पीछे का रीजन है। A strong trend continuation can be expected when the price move out of the bands। यानी कि मतलब प्राइस जब भी बैंड्स के बाहर अगर आ जाए ना तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आपको इंडिकेट करता है। लेकिन if price move immediately back inside the band,
then the suggested strength is neglected. उसका मतलब वही चीज, आधा अधूरा ज्ञान नहीं चाहिए। अगर प्राइस जो है वो प्राइस बैंड्स के बाहर चली गई, हम मानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, लेकिन वेरी नेक्स्ट कैंडल अगर वापस बैंड के अंदर आ गई, वेरी नेक्स्ट कैंडल अगर वापस बैंड के अंदर आ गई, उसका मतलब ये आपका जो गैप अप ओपनिंग था ना, वो नेग्लेक्ट हो सकता है। यहाँ से प्राइस क्लोज हुआ, ओपन एकदम बैंड के बाहर हुआ, यानी कि गैप अप ओपनिंग, और जो ओपन था वो ही बोल सकते हैं हाई था, और प्राइस क्लियर कट नीचे आ गया। इमीडिएटली वो ऊपर ओपन हुआ, लेकिन ओपन होने के बाद वो इमीडिएटली नीचे आ गया, यानी कि जो कॉन्फिडेंस था ना, वो नेग्लेक्ट हो गया। However, if the price move immediately back inside the band, the suggested trend is, या suggested strength is neglected. उसका मतलब बोलिंगर बैंड्स आप अगर यूज कर रहे हो, अगर मान लीजिए कैंडल ने बाहर की तरफ, सपोज मान लीजिए कि ओपन क्लोज दे दिया, बैंड्स जो है बैंड्स के बाहर निकल गई कैंडल, तो हम बोल सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड एस्टैब्लिश हुआ है। लेकिन आपको ये जस्ट ध्यान में रखना है, सेकंड कैंडल या उसके बाद का कोई भी कैंडल इमीडिएट जो है वो बैंड्स के अंदर क्लोज ना दे दे। अगर बैंड्स के अंदर क्लोज दे दिया, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्लियर कट जो है आपका जो स्ट्रेंथ था वो रिजेक्ट हुआ है। यही सिनारियो हमारी निफ्टी में अभी बन रहा है, यही सिनारियो अभी हमारी निफ्टी में बन रहा है। बस हमें ये ध्यान में रखना है कि कल गैप डाउन ना खुल जाए। ये हमारा क्लोज जो है, क्लोज प्राइस है, ये निफ्टी का मिडल कैंडल सबसे स्क्रीन के बीच में हमारा एग्जैक्ट कैंडल है, जो क्लियर कट हमें इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। यहाँ पे आप एक एक कैंडल से बात करें, एक एक कैंडल से बात करें, एक एक कैंडल से बात करें। हम लोग अभी लाइव चार्ट पे बात कर रहे हैं। यहाँ से ओपन हुआ, इंडिसेशन के बाद गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग, इतना गैप था। उसके बाद ये रेड कैंडल का ओपन जो है वो यहाँ पे हुआ, क्लियर कट बैंड्स के बाहर ओपन हुआ। चलो एक एक कैंडल से बात करते हैं हम लोग, और उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि क्या हुआ। ये कैंडल जब खत्म हुई थी, अनडिसीजन टाइप कैंडल थी, उसके बाद गैप अप ओपनिंग हुआ, ये गैप था, गैप अप ओपनिंग डायरेक्ट ही बेलिंगर बैंड्स जो है उससे बाहर ओपन हुआ। तो ये जो कैंडल का हमारा ओपन प्राइस था, वो ओपन प्राइस ही हाई बन गया उस दिन का, उससे ऊपर गया ही नहीं, और इमीडिएट कैंडल जो है कैंडल नीचे आ गई, इसका लो नीचे आया, बेरिस कैंडल जो है बेरिस कैंडल फॉर्म हुई, रेड कैंडल हुई। हम लोग डे में बात कर रहे हैं, दिन में बात कर रहे हैं, तो ये कैंडल रेड बन गई, रेड बन गई, और क्लियर कट लो भी नीचे दे गया, बॉलिंगर बैंड्स के नीचे दे गया। तो ये जो गैप अप ओपनिंग था ना, गैप अप ओपनिंग, वो यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, क्योंकि जो गैप अप ओपनिंग के बाद जो कैंडल फाइनल हुई डे एंड पे, वो बेरिस हुई, प्राइस गिरे उसमें, और लो भी उसका बैंड्स के नीचे आ गया। तो उसके बाद ये जो हमारा जो क्लियर कट जो हम बोलते हैं ना कि जो स्ट्रेंथ था, ये जो स्ट्रेंथ था, ये जो कॉन्फिडेंस वाला ट्रेंड था, वो यहाँ पे रिजेक्ट हुआ। पहली चीज, सेम सिनारियो यहाँ पे, गैप गैप, उसके बाद क्या हुआ, गैप तो बना, गैप अप ओपनिंग तो हुआ, लेकिन कैंडल रेड बन गई, कैंडल रेड बन गई। देखो यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है, कैंडल रेड बन गई, अभी सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया। गैप अप ओपनिंग तो हुआ, लेकिन कैंडल रेड बन गई, गैप अप ओपनिंग तो हुआ, लेकिन कैंडल रेड बन गई। अभी ऊपर और नीचे के सिनारियो में डिफरेंस ये है कि ये जो इसका लो है वो बोलिंगर बैंड्स के नीचे आ चुका है। ऊपर वाली जो रेड कैंडल है 3 दिन पहले की, जिसमें अभी बैंड्स के नीचे कुछ आया नहीं है, पहली चीज। उसके बाद जो यहाँ पे कैंडल डायरेक्ट नीचे की तरफ खुली, उसकी जगह पे यहाँ पे ऊपर आपको एंगल्फिंग बुलिश का कंफर्मेशन मिला। रेड कैंडल थी, उसके पीछे अगर आप देखा जाए, तो अगर आपको कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स याद आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये क्लोज टू एंगल्फिंग बुलिश पैटर्न मिल रही है, एंगल्फिंग बुलिश मिल रही है। उसके बाद
अगर देखा जाए तो पैटर्न का हाई पैटर्न का लो अगर हम ड्रॉ कर दे तो ये कैंडल ने पैटर्न का हाई भी तोड़ दिया है। तो पैटर्न का हाई तोड़ना उसका मतलब क्या हुआ कि ये एक अच्छा खासा अप ट्रेंड या अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट जो है हमें बता रहा है। बस कल एक ही ध्यान में हमें रखना है कि कैंडल बोलिंगर बैंड्स के बाहर है। कल हमें यहाँ पे रेड कैंडल नहीं मिलनी चाहिए। अगर कल हमें रेड कैंडल मिल गई और जो बोलिंगर बैंड्स के अंदर आ गई तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर इतना सारा पॉजिटिव मूवमेंट जो है बना था वहां पे एक वापस करेक्शन की संभावना बन सकती है कि प्राइस इज ए टेंडेंसी टू बाउंस बैक। वो अपर बैंड को टच करके मिडल बैंड और लोअर बैंड को टच करने के लिए आ सकता है और उसके बाद वहां पे टच करके वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये आइदर मिडल बैंड और लोअर बैंड को टच करने के लिए आ सकता है, वहां पे वापस बाउंस बैक करके वापस ऊपर आ सकता है। सेकंड, वापस निफ्टी अपने हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस के पास है। निफ्टी अपने हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस के पास है। ये एक रेजिस्टेंस है और इसका ओपनिंग प्राइस है वो भी हम रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सपोज मान लो वो अपने एक रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुकी है। ओके 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 ओके, वापस चलते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन के ऊपर। उसके बाद अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखते हैं। उसके बाद अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखते हैं। फाइन। सो वापस पढ़ता हूँ। A strong trend continuation can be expected when the price move out of the bands। जो मैंने आपको बताया कि बैंड्स के डायरेक्ट सपोज मान लो कि भी ऊपर या बैंड्स को तोड़ के बाहर क्लोज मिले, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेड आइडेंटिफिकेशन है। However, if the price move immediately back, अगर प्राइस ऑन द स्पॉट वापस सेकंड कैंडल में आ गया, then the suggested strength is neglected। यानी कि उस ट्रेंड में उस स्ट्रेंथ में सपोज मान लो क्लियर कट जो है ना वो दम नहीं है अभी। अभी ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, आप सारे लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर एंट्री और एसएल जो है ना वो कहीं ना कहीं सपोर्टिंग टूल हमें लगाने पड़ेंगे, लेकिन आप एंट्री तब ले सकते हो जब मिडिल बैंड को क्रॉस करके जो है ना ऊपर जाए। और अगर आपका ये क्वेश्चन है ना तो पहले सपोज मान लीजिए आप जो है आप पर्टिकुलर ये सिनारियो समझे, रामचंद्र साहब आप ये पहले सिनारियो समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सारे लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सारे लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले। और अगर पॉसिबल हो तो मैं 5 मिनट देता हूं आपको, 5 मिनट देता हूं, ठीक है। आप ऐसा है तो ट्राई कीजिएगा ये ड्रॉ कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। और 1 मिनट मैं आपको देता हूँ, 1 मिनट आपको देता हूँ, सिर्फ इसको देखिए, सिर्फ इसको देखिए आपको क्या लग रहा है, सिर्फ आप इसको देखिए, सिर्फ देखिए। 1, 2 और 3, ये जो 22 रूल्स थे ना, 22 रूल उसका समरी है, ये 22 रूल्स का समरी है। सिर्फ आप देखिए आपको क्या लग रहा है इसमें। अपर बैंड, लोअर बैंड, मिडल बैंड, प्राइस, मैंने कुछ एरोज दिखाए हुए हैं। वो एरोज जो है बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ हमें इंडिकेट कर रहे हैं। वो एरोज बाय हमें कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। तो पहले सिनारियो में आप देखिए, पहले सिनारियो में क्या हो रहा है, मैं ब्लैक लाइन से बता रहा हूँ आपको। पहले सिनारियो में तीनों एरो ऊपर जा रहे हैं, तीनों एरो ऊपर जा रहे हैं। उसका मतलब क्या हुआ, अपर बैंड भी ऊपर की साइड है, लोअर बैंड भी ऊपर की साइड है, मिडल बैंड भी ऊपर की साइड है। और उस टाइम पे अगर प्राइस भी ऊपर जा रहा है ना, प्राइस भी ऊपर जा रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का इंडिकेशन है। अपर बैंड अपर साइड, मिडल बैंड अपर साइड, लोअर बैंड अपर साइड, और उस सिनारियो में प्राइस भी अपर साइड, तो ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का इंडिकेशन है। वाइसे वर्सा एकदम उल्टा, जिसको मैं रेड से दिखा रहा हूं, लोअर बैंड सॉरी अपर बैंड नीचे की तरफ, मिडल बैंड नीचे की तरफ,
लोअर बैंड नीचे की तरफ डाउन साइड, और उस टाइम पे अगर प्राइस भी नीचे गिर रहा है तो हम बोलेंगे कि ये क्लियर कट डाउन स्विंग या डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन है। ये क्लियर कट डाउन स्विंग या डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन है। सिनेरियो नंबर 3, सारे लोग पैरेलल जाएंगे। सारे लोग पैरेलल जाएंगे, पिंजरा टूटा पंछी उड़ा वाली बात। अपर बैंड भी आपका जाएगा क्लियर कट हॉरिजॉन्टल, मिडल बैंड भी आपका जाएगा क्लियर कट हॉरिजॉन्टल, लोअर बैंड भी आपका जाएगा क्लियर कट हॉरिजॉन्टल। और उस टाइम पे आपको अगर साइडवेज मिलता है, उस टाइम पे अगर साइडवेज मिलता है प्राइस में, तो ये एक अलार्मिंग साइन है कि कहीं पे भी अपर साइड या लोअर साइड ब्रेकआउट आ सकता है। कहीं पे भी अपर साइड और लोअर साइड ब्रेकआउट आ सकता है। ये तीनों को हम वापस एक बार बोलते हैं, उसके बाद रियल चार्ट पे देखते हैं। तब तक आप मुझे मैसेज कर दे कौन सी स्क्रिप्ट पे आपको देखना है। ये सिनारियो हम उस स्क्रिप्ट पे देखेंगे। तो वापस सिनारियो नंबर 1, जिसको मैं ग्रीन से बता रहा हूँ, ठीक है। अपर बैंड अपर साइड, मिडल बैंड अपर साइड, लोअर बैंड अपर साइड, और उस टाइम पे प्राइस भी अपर साइड, तो ये क्लियर कट अप ट्रेंड का इंडिकेशन है। सिनारियो नंबर 2, जिसको मैं रेड से दिखा रहा हूँ, अपर बैंड लोअर साइड, मिडल बैंड लोअर साइड, लोअर बैंड लोअर साइड, और उस टाइम पे प्राइस भी लोअर साइड चला हो, लोअर बैंड को टच करके सपोज मान लो जा रहा है, क्लियर कट डाउन ट्रेंड का सिनारियो है। और सब कुछ पैरेलल, सब कुछ पैरेलल, ठीक है। पिंजरा टूटा पंछी उड़ा, अपर बैंड हॉरिजॉन्टल, मिडल बैंड हॉरिजॉन्टल, लोअर बैंड हॉरिजॉन्टल, और उसमें आपको बीच में साइडवेज मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक तूफान पहले की शांति है। वो आपको कहीं ना कहीं सपोज मान लो ब्रेकआउट देगा, और जिस डायरेक्शन में आपको ब्रेकआउट मिलेगा, जिस डायरेक्शन में आपको ब्रेकआउट मिलेगा, उस डायरेक्शन में प्राइस मूवमेंट ऊपर आना संभव है। यहाँ से हमें ब्रेकआउट जो मिला था वो इस डायरेक्शन में अपर साइड ब्रेकआउट मिला था, तो उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ गया था। तो यहाँ पे हमें अपर साइड मिला था तो प्राइस ऊपर की तरफ गया था। अभी हम लोग क्लियर कट देखते हैं कहाँ पे, निफ्टी। निफ्टी में तो हम चेक कर ही रहे, इन्फोसिस में देखते हैं, टीसीएस में देखते हैं, उसके बाद वापस निफ्टी में देखते हैं। चलो चलो इन्फोसिस में पहले देखते हैं, और अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे। हम अभी क्लियर कट प्रैक्टिकल पे आ चुके हैं। 22 रूल्स जो है ना, उसका मैंने सपोज मान लो कि भाई आपको निचोड़ दे दिया। अरे क्या है भाई, ओके। अभी आपको ये कौन सा सिनेरियो लग रहा है? इन्फोसिस में तूफान पहले की शांति लग रही है भाई। अपर बैंड जो है वो भी हॉरिजॉन्टल, मिडल बैंड भी हॉरिजॉन्टल, लोअर बैंड भी हॉरिजॉन्टल। पहली चीज, प्राइस में भी आपको साइडवेज लग रहा है, तो ये क्लियर कट जो है, क्लियर कट तूफान पहले की शांति है। जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट आएगा, उस डायरेक्शन में ये हमें ऊपर की तरफ सपोज मान लो डायरेक्शन दे सकता है। सिनारियो नंबर 2, अपर बैंड लोअर साइड, मिडल बैंड लोअर साइड डाउनफॉलिंग, और लोअर बैंड भी लोअर साइड, और प्राइस भी उस डायरेक्शन में आप देखा जाए तो लोअर बैंड को टच कर रहा है, तो क्लियर कट एक गिरावट के संकेत है। क्लियर कट गिरावट के संकेत है, और इसको हम लोग हाइड कर देते हैं, इसको हम हाइड कर देते हैं और अब एनालिसिस करते हैं। अब एनालिसिस करते हैं यहाँ पे। चलो, हमें पता ही नहीं है भाई, हमें तो इतना ही चार्ट मालूम है, हमें तो इतना ही चार्ट मालूम है। अभी देखिए क्या सिनारियो है, प्राइस लोअर बैंड को टच करके, बस टच करके, अभी प्राइस हैज ए टेंडेंसी टू बाउंस बैक, तो वो शायद सपोज मान लो लोअर बैंड को टच करके ऊपर की तरफ जा सकता है, ऐसी हम संभावना मान सकते हैं, ऐसी संभावना मान सकते हैं। धीरे धीरे इसको स्क्रॉल करते हैं।
प्राइस ने क्लियर कट जो है क्लियर कट बैंड को तोड़ के बाहर क्लोज किया है। प्राइस ने बैंड को तोड़ के बाहर क्लोज दिया है। उसका मतलब ये एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की इंडिकेशन है। बस एक ही कंडीशन है कि सेकंड कैंडल बाउंस बैक करके अंदर ना चली जाए। जो हम लोग निफ्टी में देख रहे थे अभी के प्राइस ने क्लियर कट बैंड्स के ऊपर क्लोज दिया हुआ है। कल का कैंडल बेरिश नहीं होना चाहिए। अगर कल का कैंडल बेरिश बना तो जो जितना भी कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट हुआ था, पॉजिटिव सेंटीमेंट डेवलप हुआ था, वो सारा न्यूट्रलाइज होके प्राइस वापस अंदर बैंड्स के अंदर आ गया। तो वापस प्राइस हैज ए टेंडेंसी टू बाउंस बैक। ऊपर जो है ऊपर के अपर एनवेलप को टच करके वापस वो मिडल लाइन को या नीचे लोअर बैंड को टच करने के लिए जा सकती है। अभी इस सिनारियो में हमें इतना ही पता है, मालूम नहीं है आगे क्या हुआ, लेकिन हमें इतना मालूम है कि प्राइस ने बैंड को तोड़ के नीचे क्लोज दिया है। वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का इंडिकेशन दे रहा है। इस सिनारियो पे हमें अपर बैंड अपर की तरफ जा रहा है, लोअर बैंड नीचे की तरफ जा रहा है, मिडल बैंड भी नीचे की तरफ जा रहा है और प्राइस भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो 4 में से 3 पैरामीटर नेगेटिव दिख रहे हैं जो नीचे की तरफ जा रहा है। सिर्फ एक अपर बैंड जो है वो ही ऊपर जा रहा है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अपर बैंड को छोड़ के तीनों के तीनों पैरामीटर्स मिडल बैंड, लोअर बैंड और प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, तो मेजॉरिटी नीचे की तरफ गिरने की है। ऐसे सिनारियों में फिर अपर बैंड जो है ना वो भी थोड़ा बहुत ऊपर जाके वापस नीचे की तरफ इसके सुर में सुर मिलाने का तैयारी कर लेगा या इसके सुर में सुर मिला देगा। तो अभी मेरे पास तो इतना ही सिनारियो है, मुझे मालूम ही नहीं है अगर आगे क्या हुआ है। तो थोड़ा हम लेते हैं, बस एक ही कंडीशन है, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड लग रहा है तो डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। एक ही कंडीशन है, सेकंड कैंडल बुलिश बन के वापस बैंड के अंदर नहीं आनी चाहिए, वरना ये वापस जो है वापस स्विंग रिवर्सल दे सकता है। गैप डाउन ओपनिंग, उसके बाद छोटी सी कैंडल मिली, उसको एंगल्फिंग बेरिश बना दिया। सारी अनडिसीजन कैंडल्स है। यहां से कुछ हमें पॉजिटिव कैंडल मिली, लेकिन पॉजिटिव कैंडल जो ग्रीन कैंडल है उसको कंफर्मेशन नहीं मिला। ग्रीन कैंडल तो मिली लेकिन उसके बाद सारी कैंडल्स जो है वापस रेड बनना चालू हो गई। लेकिन हमने ऑब्जर्व क्या किया, हमारे लिए ऑब्जर्वेशन का मैटर ये था, अपर बैंड नीचे की तरफ, लोअर बैंड नीचे की तरफ, मिडल बैंड भी नीचे की तरफ और प्राइस भी लोअर बैंड को टच करके नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का इंडिकेशन दे रहा है। जब भी दोनों की दोनों बैंड्स एक दूसरे से बहुत करीब आ जाए, बीच का जो है वो साइडवेज लगे, तो जिस डायरेक्शन में प्राइस ब्रेकआउट होगा उस डायरेक्शन में प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है या नीचे की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे अपर ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे भी वही सिनारियो हुआ, मिडल सारे पैरेलल थे, प्राइस भी साइडवेज में था, ये भी साइडवेज था, अपर साइड ब्रेकआउट मिला तो ये ऊपर की तरफ गया। तो अभी कहीं ना कहीं देखा जाए तो वापस सपोज मान लो कि भाई अभी का जो पोजीशन है वो इसी पोजीशन में, कहीं ना कहीं ब्रेकआउट्स, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें चाहिए। जब भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स मिलेगा हमें तो हम बोल सकते हैं कि उस डायरेक्शन जो है उस डायरेक्शन में चीजें ऊपर जा सकती है। ओके, एंट्री कहाँ से ले? एंट्री नेट नेट जब भी सपोज मान लो, अभी देखो यहाँ पे आपको इतना सारा क्वीज था, उसके बाद आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल मिला है कि ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है वो 20 की सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर है, तो कहीं ना कहीं हमारा ये एंट्री कैंडल बन सकता है, या ये एंट्री हमारा सपोज मान लो पोर्शन या जोन बन सकता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमें मूविंग एवरेज का भी कॉम्बिनेशन मिले। अगर मैं ये बोलूं कि भाई 5 का मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा दूं 5 का, तो 520 क्रॉस ओवर मुझे मिलेगा यहाँ पे। अगर मैं इसका 5 का ये में लगा रहा हूं मैं, अगर मुझे 5 का यहाँ पे ये में क्रॉस दे रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ जी ये मेरा एंट्री जोन बन सकता है।
स्टाइल ब्लू की जगह पे मैं चलो ब्लू कर देता हूँ, ठीक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो देखो ये एरिया पे मुझे 20 और 5 का क्रॉसओवर मिला, उसके बाद ये बहुत ही बड़ा बुलिश कैंडल मिला, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक अपर साइड ब्रेकआउट है जो ऊपर की तरफ जा सकता है। नीचे हमें MACD भी देखना है, RSI भी देखना है। अगर वो पॉजिटिव है, RSI 50 के ऊपर है, MACD में भी दोनों लाइन जीरो लाइन से ऊपर है, तो हम बोल सकते हैं हाँ एक अच्छा खासा मूवमेंट हम यहाँ पे ले सकते हैं। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। अभी यही चीज को हम वीकली में देख लेते हैं, एक बार वीकली में देख लेते हैं। जो इन्वेस्टर है, ठीक है, जो हर रोज चार्ट नहीं देखते, उसको भी बॉलिंगर बैंड्स बहुत हेल्प करेगा। जो इन्वेस्टर है, जो सपोज हम बोल सकते हैं कि भाई मैं हर रोज चार्ट नहीं देख सकता योग, तो सर आपके लिए वीकली चार्ट्स अवेलेबल है। बॉलिंगर बैंड्स आपको क्लियर कट यहाँ पे गाइड करेगा कि वो 20 की सिंपल मूविंग एवरेज को तोड़ के ऊपर आ चुका है। प्राइस हैज ए टेंडेंसी टू बाउंस बैक, यहाँ से उसको टच किया, इसने यहाँ पे तोड़ा। देखो एक बहुत ही क्लियर कट मस्त सिनारियो बता रहा हूँ मैं आपको, बढ़िया सा एक सिनारियो बता रहा हूँ, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ ना वही यहाँ पे दिख रहा है। ओके, ये सिनेरियो में समझाना चाहता था कि ये लोअर बैंड को टच करके देखो, ये कैंडल जो है बहुत बड़ी रेड कैंडल मिली, उसके बाद लोअर बैंड के बाहर हमें ये रेड कैंडल मिली, यानी कि क्लियर कट नेगेटिविटी मिली हमें, और बैंड्स के बाहर मिली, यानी कि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड इंडिकेट कर रही है ये कैंडल, क्योंकि लोअर बैंड के बाहर ही खुली और लोअर बैंड के बाहर ही क्लोज हो गई। लेकिन सेकंड कैंडल इमीडिएट सपोज मान लीजिए वापस अंदर आ गई, सेकंड कैंडल बुलिश बन के इमीडिएट अंदर आ गई, तो इसने ये जो नेगेटिविटी था ना इसका, वो इसने पूरा वाइप ऑफ कर दिया। ये कैंडल वापस अंदर आ गई, ये कैंडल जो कैंडल क्लोज बाहर हुई, ये कैंडल बाहर खुली और अंदर आ गई, उसका मतलब जो नेगेटिविटी है वो वापस खत्म। वापस ये कैंडल यहां से खुली और बाहर आई, तो उसका कंफर्मेशन ये कैंडल ने दे दिया, वो इमीडिएट वापस अंदर खुल गई। उसका मतलब डाउन ट्रेंड जो है वो यहाँ पे सेलर्स कोशिश तो कर रहे हैं डाउन ट्रेंड में ले जाने की, लेकिन बायर्स बार बार इसको बचा लेते हैं, बायर्स बार बार इसको बचा लेते हैं। एक बार 15 मिनट पे देख लेते हैं हम लोग इन्फोसिस को, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। ये 15 मिनट का चार्ट्स, देखो ये ऐसा ही चार्ट्स कल आपको मिल सकता है, किसी भी स्क्रिप्ट में मिल सकता है, ठीक है। वापस ये 15 मिनट का, यानी कि ये फ्राइडे को कहीं ना कहीं हमें ऑब्जर्वेशन मिला था कि जैसे ही ये बॉलिंगर बैंड्स के नीचे आ गई, मिडल लाइन के नीचे आ गई, तो ये फिर लोअर बैंड इसका टारगेट बन गया। तो वापस प्राइस हैज ए टेंडेंसी टू बाउंस बैक, प्राइस ने अपर बैंड को टच किया, अपर बैंड को टच किया और बहुत बड़ी रेड कैंडल दे दी, नीचे आ गई। ओके, नीचे आ गई, उसके बाद क्या हुआ, अपर बैंड अपर साइड, लोअर बैंड लोअर साइड, मिडल बैंड लोअर साइड, और प्राइस भी लोअर साइड, तो ये गिरावट इंडिकेट कर रही है। सेकंड, मिडल बैंड जो है 20 का सिंपल मूविंग एवरेज है, तो अगर मैंने 5 का ये मैं यहाँ पर लगा दिया हुआ है, तो मुझे ये सिनारियो पे 5 और 20 का क्रॉसओवर मिला, नेगेटिव क्रॉसओवर मिला, ब्लू लाइन नीचे चलेगी, रेड लाइन ऊपर चलेगी, जो ऊपर है उसका पलड़ा भारी है, जो मैंने आज बताया था। तो जो ऊपर है उसका पलड़ा भारी है, तो रेड लाइन ऊपर है, अभी रेड लाइन को मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, मेरिडियन लाइन, तो ये रेड लाइन हो गई डार्क। तो जो ऊपर है उसका पलड़ा भारी है, तो ये क्रॉसओवर नेगेटिव क्रॉसओवर है, जहां पे सेलर्स दब चुके हैं, सॉरी बायर्स दब चुके हैं और सेलर्स उसके ऊपर आ चुके हैं, तो ये क्लियर कट हमें गिरावट वाली बात बता रही है। सेकंड, अभी इसने क्रॉसओवर तो दे दिया है 15 मिनट में, लेकिन अभी हमारा सिनारियो साइडवेज में है, पिछले 1-1.5 घंटे से ये साइडवेज में है। देखो ये 2G 2 3 4 5 6 7
7 यानी कि ऑलमोस्ट सपोज मान लो देखा जाए 4 1 घंटा 45 मिनट्स, ठीक है, 1.45 आवर्स हुआ, उससे ये साइडवेज में एंगल्फिंग बेरिस बनी हुई है। एंगल्फिंग बेरिस बनी हुई है, पहली चीज आपको जो लास्ट पैटर्न दिख रहा है ना, वो एंगल्फिंग बेरिस है। तो एंगल्फिंग बेरिस बनी हुई है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिला है। एंगल्फिंग बेरिस बनी हुई है, बड़ी वाली ग्रीन कैंडल, सॉरी छोटी वाली ग्रीन कैंडल, इसके पीछे बहुत बड़ी रेड कैंडल। कंफर्मेशन रेड में मिल जाता तो ये गिरता, लेकिन कंफर्मेशन अभी रेड में नहीं मिला है। उसके पीछे ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं सेंटीमेंट्स पॉजिटिव करने के हिसाब से बायर्स लोग सोच रहे हैं। लेकिन साइडवेज है, साइडवेज में कुछ भी हम कर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, क्योंकि ये क्लियर कट साइडवेज में जा रहा है। क्लियर कट साइडवेज में जा रहा है, कोई ट्रेंड नहीं है इसमें। एक बार टीसीएस लेते थे, एक बार सिर्फ टीसीएस ले लेते हैं, 15 मिनट पे ही देख लेते टीसीएस को। ओके, टीसीएस में भी क्लियर कट साइडवेज चल रहा है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि बस साइडवेज कैसे है। सपोज मान लो कि भी सारी चीजें पैरेलल चल रही है एक दूसरे से। अपर लाइन हॉरिजॉन्टल है, लोअर लाइन हॉरिजॉन्टल है, मिडिल लाइन हॉरिजॉन्टल है, बीच में चार्ट भी हॉरिजॉन्टल है। तो ये कहीं ना कहीं फ्लैग पैटर्न दे दिया हमने। तो पिंजरा टूटा पंछी उड़ा। पिंजरा अगर ऊपर की तरफ टूटेगा तो पंछी ऊपर जाएगा, पिंजरा अगर नीचे की तरफ जाएगा तो पंछी नीचे जाएगा। अभी आप मुझे बोले क्या लगता है योग, आपको क्या लग रहा है? सर मुझे साइडवेज लग रहा है। मैं इसमें कुछ नहीं बता पाऊंगा आपको कि भाई मुझे क्या लग रहा है। क्यों? क्योंकि चार्ट ही साइडवेज में है। जब चार्ट ही सपोज अपने आप में कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, वो साइडवेज में सपोज मान लो बता रहा है अपने आप को, तो मैं कौन होता हूँ इसमें बारे में इंडिकेशन या डिसीजन लेने के लिए? पिछले 45 मिनट से 1 2 3 15 15 15 45 मिनट से दो जी आ रही थी, यानी 45 मिनट से चार्ट्स क्लियर कट कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रहा है। यानी कि 2:45 से ये टीसीएस का चार्ट 15 मिनट से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये साइडवेज में चला गया था, क्योंकि बार बार दोजी दे रहा है, अनडिसीजन कैंडल दे रहा है। तो हम इसमें कुछ नहीं बता सकते। जो बताएगा वो भी सपोज गलत होने की पूरी संभावना बन सकती है उसकी। क्यों? क्योंकि ये भी मार्केट ही कंफ्यूज है, तो हम कैसे कुछ बता सकते हैं। वापस प्राइस हैज टेंडेंसी टू बाउंस बैक। प्राइस ने यहाँ पे कट किया, टच किया, वहां से ओवरबोट पोजीशन से नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। लोअर बैंड जो इसका टारगेट माना जाता है उसको टच कर लिया। उसके बाद वो वापस बाउंस बैक हुआ, बाउंस बैक हुआ, रेजिस्टेंस को तोड़ा। अपर बैंड जो इसका टारगेट माना जाता है उसको टच कर लिया, वो टच कर लिया, और उसके बाद अभी साइडवेज दे रखा है। तो टेंडेंसी टू बाउंस बैक यहाँ पे भी देख लीजिए, ऊपर टच किया, वापस वही सिनारियो। कैंडल जो है वो बोलिंगर बैंड्स के बाहर निकल गई, क्लोज एकदम बाहर आपको दिया गया यहाँ पे, लेकिन वेरी नेक्स्ट कैंडल रेड बन गई, और उसके बाद वापस सपोज मानो नीचे आ गई। तो ये इतनी बड़ी जो बुलिशनेस थी ना, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल था ना, उसका सारा कॉन्फिडेंस, सारा बुलिशनेस ये जो कैंडल है ना उसने न्यूट्रलाइज कर दिया। छोटी सी रेड कैंडल ने न्यूट्रलाइज कर दिया, रेड बनी और वापस नीचे आ गई। वापस ऊपर, वापस नीचे, वापस ऊपर, वापस नीचे जाने की संभावना बन सकती है, क्लियर कट बन सकती है। प्रेजेंटेशन के ऊपर वापस चलेंगे, एक ही मिनट। ओके, ये सिनारियो हमने डिस्कस किए, ठीक है, ये सिनारियो हमने डिस्कस किए। तो द क्रक्स ऑफ द बोलिंगर बैंड्स, क्रक्स ऑफ द बोलिंगर बैंड्स का मतलब क्या हुआ कि भाई समरी क्या है, एसेंस क्या है, क्रक्स क्या है, फाइनल डेफिनेशन समरी क्या है। The crux of the Bollinger Bands indicator is based on a moving average that defines the intermediate term trend. यानी कि बोलिंगर बैंड्स आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है। जब भी अगर वो मिडल लाइन के नीचे चली जाए प्राइस, मान लीजिए प्राइस मिडल लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ चला जाए, तो कहीं ना कहीं वो डाउनफॉल, डाउन स्विंग, डाउन ट्रेंड दे सकता है। और प्राइस अगर मिडल लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोज दे और ऊपर चली जाए, तो वो कहीं ना कहीं अपर बैंड को टच करने के लिए जा सकती है। यानी कि वो आपको अप ट्रेंड, अप स्विंग, अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट का इंडिकेशन देती है।
ट्रेंड को मैंने 3 कलर में लिखा हुआ, उसका मतलब कि बोलिंगर बैंड से आप अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज तीनों का अंदाजा लगा सकते हो। बोलिंगर बैंड्स में अपर बैंड अपर साइड, मिडल बैंड अपर साइड, लोअर बैंड अपर साइड और प्राइस भी अपर साइड। तो जो मैंने सिनारियो नंबर 1 बताया था, अप ट्रेंड बोल सकते हैं। वाइस वर्सा, अपर, लोअर, मिडल और प्राइस अगर डाउनफॉल में हो, डाउन साइड जाए, तो हम इसको डाउन ट्रेंड बोल सकते हैं। और अपर बैंड, मिडल बैंड, लोअर बैंड और प्राइस एक दूसरे से पैरेलल जाए, हम इसको साइडवेज बोल सकते हैं। So the crux of the Bollinger Bands indicator is based on the moving average that define the intermediate term trend based on the time frame you are viewing. ठीक है, जो भी टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो बॉलिंगर बैंड्स को, वो टाइम फ्रेम पे बॉलिंगर बैंड्स आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगी। Additionally, it provides relative boundaries of high and lows. उसका मतलब बॉलिंगर बैंड्स का अपर बैंड का प्राइस और बॉलिंगर बैंड का लोअर बैंड का प्राइस जो है, जो लास्ट प्राइस है, वो आपका प्रोबेबल बाउंड्रीज बन सकता है। यानी कि जब भी बॉलिंगर बैंड्स जो है उसका मिडल लाइन क्रॉस करके प्राइस ऊपर की तरफ निकले, तो अपर बैंड का जो वैल्यू है वो आपका प्रोबेबल टारगेट बन सकता है कि वहां तक प्राइस जा सकता है। और वैसे ही वैसे वर्षा अगर नीचे आए तो लोअर बैंड का जो वैल्यू है वो आपका टारगेट बन सकता है कि वहां तक प्राइस जा सकता है। तो ये था क्रक्स ऑफ द बॉलिंगर बैंड्स। जितने भी लोग हैं, अभी 30 लोग लाइन पे है, थोड़ा बहुत समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया? कल सारी चीजें प्रैक्टिकली लेंगे, कल सारी चीजें प्रैक्टिकल लेंगे। बोलिंगर बैंड्स ने कैसे वर्क किया था मंडे पूरे ट्रेडिंग सेशन के दौरान, आपको देखना है। 5 मिनट 15 मिनट की टाइम फ्रेम लगा के जब भी बोलिंगर बैंड्स लाइव मार्केट में आप देखिए और प्राइस अगर मिडल बैंड को क्रॉस करके नीचे की तरफ जाए तो देखिएगा क्या होता है। जब भी आप बॉलिंगर बैंड्स को देख रहे हो और प्राइस अगर मिडल बैंड को अगर क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाए तो देखिएगा क्या होता है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, आपको ट्रेंड के साथ चलना है। ट्रेंड के साथ चलना है, उसका मतलब क्या हुआ? वापस सपोज मैं आपको चार्ट्स के ऊपर ले जाता हूँ, आपको ट्रेंड के साथ चलना है। उसका मतलब मान लीजिए ये 5-15 मिनट का है, मैं एक दिन का ले लेता हूँ। एक दिन का मतलब यानी कि ये दिन का हो गया। देखो अभी ये टीसीएस में क्लियर कट लो डाउन ट्रेंड चल रहा है, टीसीएस में क्लियर कट डाउन ट्रेंड चल रहा है। देखो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। टीसीएस डाउन ट्रेंड में, क्लियर कट डाउन ट्रेंड में। सेकंड, अभी आप ये देख लीजिए, ठीक है, आपको क्या लग रहा है? अपर बैंड नीचे की तरफ, लोअर बैंड नीचे की तरफ, मिडल बैंड नीचे की तरफ और प्राइस भी नीचे की तरफ। तो टीसीएस में पहली चीज डाउन ट्रेंड तो चल रहा है। लेकिन अगर डाउन ट्रेंड में अगर आप देखोगे ना, तो जब बॉलिंगर बैंड अपर साइड जाएगी क्रॉस करके, ठीक है, तो वो उतना सस्टेन नहीं कर पाएगी, उतना सस्टेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऑल ओवर जो डायरेक्शन है, स्टॉक का डायरेक्शन है ना, वो डाउन ट्रेंड है। तो आपको अगर बॉलिंगर बैंड्स का फायदा लेना है तो यहाँ पे जब भी बॉलिंगर बैंड्स इसको क्रॉस करके नीचे की तरफ आया ना, तो कहीं ना कहीं आपको नया लो बनाने के लिए ले जाएगी। तो जब भी सपोज ये ऊपर जाएगी ना, तो उतना सस्टेन आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बेसिकली जो आपका स्टॉक है ना वो डाउन ट्रेंड में है। बेसिकली आपका जो स्टॉक है ना वो डाउन ट्रेंड में है। तो आपको अगर अप ट्रेंड देखना है तो देखिएगा कि कौन सा स्टॉक अप ट्रेंड में है। अगर जो स्टॉक अप ट्रेंड में है ना, उस स्टॉक में अगर आप बॉलिंगर बैंड्स देखोगे और वो वहां पे अगर इसने मिडिल लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोज दिया, तो आपको अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल सकता है। और जो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, उसमें अगर आपने सपोज मान लीजिए बॉलिंगर बैंड्स को देखा, तो आपको अच्छा खासा मूवमेंट जो है ना वो डाउनफॉल डाउन ट्रेंड की तरफ मिल सकता है। यानी कि अगर यहाँ पे मान लीजिए ये ऑल ओवर डायरेक्शन क्या है, डाउन ट्रेंड है। अभी यहाँ पे आपने क्रॉस ओवर देख लिया और सपोज मान लो कि आपने लगा दिया ट्रेड बाय का, कह रहे मजा आ गया मजा आ गया, तो हुआ क्या? यहाँ पे साइडवेज टाइप जो मूवमेंट बनी और वहां से हमें वापस सपोज मान लो क्रॉस ओवर मिल गया। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी इटसेल्फ जो है ना डाउन ट्रेंड में थी।
लेकिन वही सिनारियो पे आपने समझ लिया कि यार ट्रेंड डाउन ट्रेंड का है, तो ट्रेंड के साथ चलो। कभी डाउन ट्रेंड में कभी भी बाय वाली बात नहीं करनी है। डाउन ट्रेंड में ऑलवेज, अगर आप डे ट्रेडर हो, इंट्रा ट्रेडर हो, और डाउन ट्रेंड में आपने शॉर्ट कर दिया, ये शॉर्ट कर दिया, तो ये क्रॉसओवर, नेगेटिव क्रॉसओवर से आपने शॉर्ट किया, तो मान लीजिए ये कैंडल पे आपको एंट्री मिली, क्योंकि ये गैप डाउन था, तो यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये नेगेटिव क्रॉसओवर पे आपको एंट्री इस कैंडल पे मिली। ये गैप डाउन छूट गया होगा हमारे से, किसी से भी छूट गया होगा, ठीक है। तो ये कैंडल से हमें एंट्री मिली, तो ये कैंडल हमें यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक लेके आएगी। तो एक दिन में अगर सपोज डे ट्रेडिंग में इतना मूवमेंट मिलता है तो काफी है, बात खत्म। डे ट्रेडिंग में अगर इतना मूवमेंट मिलता है तो बात खत्म। वापस सपोज मान लो यहाँ पे इसने अपवर्ड डायरेक्शन में दे तो दिया क्लोज, ठीक है, 20 का सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर क्लोज दिया, लेकिन सारी की सारी कैंडल देखो रेड कैंडल है, कहीं पे कॉन्फिडेंस वाली बात ही नहीं है। ये अनडिसीजन कैंडल है। ये जो ग्रीन कैंडल है वो आधी अंदर है आधी ऊपर है, हमें ऐसी कैंडल नहीं चाहिए जो आधी अंदर है आधी ऊपर है। वापस रेड कैंडल, वापस ऊपर सपोज आया, लेकिन अनडिसीजन कैंडल, कंफर्मेशन बाय बेरिश कैंडल। लेकिन ये क्रॉस ओवर पे, ये गैप डाउन पे आपने मान लिया कि ये बॉलिंगर बैंड्स के मिडल लाइन से ये कैंडल नीचे गई, तो ये कैंडल आपका एंट्री कैंडल बनेगा। ये गैप डाउन तो हो चुका है। ये गैप डाउन हमारे समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये गैप डाउन हो चुका है, लेकिन इस कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते हो, या इस कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते हो सेकंड कैंडल पे, तो भी आपको एक या दो कैंडल जो है वो मिलेगी। तो ऑलवेज ध्यान में रखिएगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। कोई भी इंडिकेटर ऑसिलेटर यूज करे, ठीक है, अगर आपको अप ट्रेंड में अगर आप बाय का सोच रहे हो कि यार मुझे बाय करना है, तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जहां पे भी बाय आप करें वो सिक्योरिटी, वो स्क्रिप्ट एटलीस्ट अप ट्रेंड या अप स्विंग में होनी चाहिए। अभी डाउन ट्रेंड में अगर आप बाय करोगे तो कहीं ना कहीं ऐसे सिनारियों में आप फंस सकते हो। डाउन ट्रेंड में अगर आपने बोलिंगर बैंड फॉलो किया और बाय कर लिया तो ऐसे सिनारियों में आप फंस सकते हो। तो जब भी बाय की सोच रहे हो तो आपको ऑल ओवर सिक्योरिटी देखनी है कि उसका ट्रेंड अप होना चाहिए, उसका ट्रेंड अप होना चाहिए। तो डिटेल में बात हम लोग कल करेंगे, डिटेल में हम लोग बात कल करेंगे, प्रैक्टिकल क्लियर कट प्रैक्टिकल कल सोचेंगे। जितनी भी आज थियरी ली हुई है, ठीक है, यहाँ सिर्फ थियरी थी, ठीक है, कल सारा का सारा बोलिंगर बैंड्स आज जितना भी हमने डिस्कस किया वो कल के सेशन में हमने कहाँ कहाँ पे हेल्प किया, कहाँ कहाँ पे गाइडेंस मिला, ये सारी सपोज ये चीजें हम सपोज मान लो इसमें देखेंगे। थोड़ा बहुत समझ में आया या नहीं आया मुझे बताइए, थोड़ा बहुत समझ में आया? मैसेज में बोल दीजिए, कोई इश्यू नहीं है, मैसेज में बोल दीजिए। थोड़ा बहुत समझ में आया तो ग्रेट रहेगा। हाँ वॉल्यूम देखो, मैं क्लियरली बोलूं, मैं वॉल्यूम का इतना एनालिसिस नहीं करता, तो वॉल्यूम और बोलिंगर बैंड्स का कॉम्बिनेशन कभी मैंने देखा नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम का मैं एनालिसिस नहीं कर सकता, सॉरी नहीं करता, तो मैंने वॉल्यूम का और बोलिंगर बैंड्स का कॉम्बिनेशन देखा नहीं है। अगर सपोज मान लीजिए आप वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम के साथ आपका जो समझ है और मैंने बोलिंगर बैंड्स को आपका जो जितना भी सपोज डाउनलोडिंग दिया, अब इन दोनों को सपोज मान लो मैच कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बोलिंगर बैंड्स के साथ सर आप एमएससीडी यूज कर सकते हैं, अच्छा कॉम्बिनेशन है। बॉलिंगर बैंड के साथ इंडिकेटर मत यूज कीजिए। अगर बॉलिंग देखो, वापस एक चीज, इंडिकेटर यानी कि मतलब क्या हो गया, इंडिकेटर का मतलब हो गया चार्ट के ऊपर जो लगेगा। तो चार्ट के ऊपर एक ही चीज लगती है, मूविंग एवरेज लगती है, बॉलिंगर बैंड लगता है, फिबोनाची लगता है, ठीक है। तो फिबोनाची और बॉलिंगर बैंड मैच नहीं होगा उतना। तो बॉलिंगर बैंड्स में अगर आप 20 का सपोज मान लो मिडल लाइन है, ठीक है, तो 5 का आप वापस सपोज एक ईएमए लगा दीजिए, या सपोज मान लीजिए कि भैया आप एसएमए लगा दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। एसएमए और ईएमए में उतना कुछ फर्क नहीं है, क्लियर कट बोलूं तो एसएमए और ईएमए में सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में उतना फर्क नहीं है जितना सपोज हम बोल सकते हैं कि यार मैं तो ईएमए यूज कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, उतना फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क है।
तो अगर आप बोलिंगर बैंड्स यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आप चाहे तो 5 का SMA भी लगा सकते हो। 5 का SMA क्यों? क्योंकि बोलिंगर का मिडल लाइन जो है 20 का SMA है। आप चाहे तो 5 का EMA भी लगा सकते हो। तो 5 और 20 का कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो, पहली चीज। और हाँ, बोलिंगर बैंड के साथ कौन सा ऑसिलेटर लगा है? ऑसिलेटर का मतलब क्या हो गया? जो चार्ट के पैरेलल लगेगा। तो चार्ट के पैरेलल लगेगा तो आप चाहे तो MACD लगा सकते हो। MACD में अगर मान लीजिए जब मॉर्निंग में आज समझाया कि भाई नेगेटिव क्रॉसओवर मिल जाए, जब सपोज मान लो रेड लाइन ऊपर आ जाए और ब्लू लाइन नीचे चली जाए, तो उसके साथ साथ बोलिंगर बैंड्स में भी आपको दिख रहा है कि बस प्राइस मिडल लाइन के नीचे आ गया, तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया सिग्नल है। तो आपके लिए बहुत बढ़िया सिग्नल है कि भाई बोलिंगर बैंड आपको ऊपर सिग्नल दे रहा है और MACD आपको नीचे सिग्नल दे रहा है। दोनों के दोनों सपोज मान लो आपको नेगेटिव सिग्नल दे रहे हैं, तो बात खत्म, बढ़िया सिग्नल है। सेकंड, बोलिंगर बैंड्स डाउन ट्रेंड में मान लीजिए ऐसा आपको सिग्नल मिल जाए कि बोलिंगर बैंड्स में प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आ जाए, मिडल लाइन के नीचे की तरफ आ जाए, और तब MACD में दोनों की दोनों लाइन जीरो लाइन से नीचे है, यानी कि दोनों की दोनों लाइन हिस्टोग्राम से नीचे है, ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया सिग्नल है कि ये नीचे जा सकता है। जो ट्रेडर है वो वहां पे क्लियर कट शॉर्ट कर सकते हैं कि बोलिंगर बैंड्स में आपको नेगेटिव सिग्नल मिला, यानी कि प्राइस मिडिल लाइन को क्लोज करके नीचे आ गई है, और उसके बाद बोलिंग MACD में भी दोनों की दोनों लाइन जो है वो हिस्टोग्राम या जीरो लाइन से नीचे है, और वहां पे आपको नेगेटिव क्रॉसओवर मिल रहा है, यानी कि रेड लाइन ऊपर है, जो ऊपर है उसका पलड़ा भारी है, तो रेड लाइन ऊपर है, तो ये भी हम बोल सकते हैं कि भाई सेलर्स का पलड़ा भारी। क्लियर सर? शुड वी एंड दिस सेशन? आशा रखता हूं कि मैंने आपका संडे खराब नहीं किया होगा। हो सकता है किसी ने सपोज अपने प्रोग्राम्स चेंज कर दिए हो,